अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका टाइटल गोरों से चोरों तक का सफर है। ये मैंने लगभग 2000 वर्षों तक के भारत की अर्थव्यवस्था को कवर करने की कोशिश की है और लगभग 6 महीने के अथक प्रयास से मैंने कोशिश किया है कि आपके सामने वास्तविक सैलरी से लेकर हर चीज को कवर करके आपको दिखा सकूं कि एक ऑर्गेनाइज लूट कैसे होती है, परचेजिंग पावर का क्या खेल है और उसमें भारत का क्या योगदान है, एनपीएस या जीपीएस में हम कितना पैसा देते हैं और कितना पाते हैं। और इस तरीके से आपसे उम्मीद है, लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत से और काफ़ी समय के रिसर्च के बाद ये वीडियो मैं आपके सामने दे रहा हूँ। इसमें आपका एक चीज़ बिल्कुल हर चीज़ का क्लैरिटी मैंने बनाने की कोशिश की है कि आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे जो कॉरपोरेट्स का खेल जो अर्थव्यवस्था के साथ चल रहा होता है, तो कैसे उन्होंने काम किया है। अभी मैं इसकी शुरुआत करूंगा, एक एक चीज़ को बताने की कोशिश करूंगा कि ताकि आप एक एक टॉपिक को समझ सकें। और मेरी ये कोशिश है कि शुरुआत करते हैं हम भारत की अर्थव्यवस्था को। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कितने टॉप में पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री थी, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इंडिया, ये जो ये कलर है, तो ये देखिए कि भारत की अर्थव्यवस्था गिरते हुए किस तरीके से सन 1 से लेकर 1000 को ये कवर किया है। उस समय की हालत ये थी। उसके बाद ये अंग्रेजों के समय जो आप देख रहे हैं 1700 1870, उस समय भी अर्थव्यवस्था की हालत ये थी। और आप लोगों को थोड़ा सा झटका लगता होगा कि ये देख कर, ये मैंने जो जितने भी डेटा को मैंने कलेक्ट किया है, जैसे कि इसमें मैं आपको पहले ही बताऊं कि जैसे जो आरबीआई का डाटा है, वर्ल्ड बैंक का है, और भी कई, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जिससे आप क्लियर कर पाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को कैसे मैं कवर कर रहा हूँ। एआई और चैट से, जीपीटी से, या आप ग्रुप से, या और भी जितने भी अवेलेबल सोर्सेस हैं, आप उससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको लगे कि हाँ कहीं मैंने डाटा में कहीं कमी की है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ऐसे भारत की अर्थव्यवस्था ये देखिए 1973 और 50s के पास बिल्कुल नीचे बॉटम लाइन पे है, फिर ये यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश की है। और ये जो आप 4 और 5% के आसपास का जो ग्रोथ देख पा रहे हैं, जबकि यूएस शुरुआत से अगर आप देखें तो या आप यूएस को देख रहे हैं, तो ये रहा कि ये जो आप ये लाइन देख पा रहे हैं, है ना, ये इसका सफ़र ऐसे ऐसे करके यहाँ ये, यानी कि ये लोग बॉटम पे थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को ग्रोथ किया है। चाइना को भी देखेंगे आप, तो चाइना का जो आपको ये लाइन दिख रहा है कि ये थोड़ा ऊपर था, लेकिन आज भी हमसे काफ़ी इस ये जो बीच का ये जो टाइम है, इस समय सभी कंट्रीज ने ग्रोथ लिया है, जबकि हम इतना नहीं ले पाए। तो इसके पीछे मैं कई सारी चीज़ों को आपको डेटा के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, मतलब, लेकिन आप कोशिश करेंगे रिसर्च के लिए, आपके लिए दी बेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैंने किया है और एक एक टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। अब जैसे देखिए 1900 से मैंने शुरुआत की है। उस समय सैलरी लगभग 20 रुपये पर मंथ के आसपास थी। 1920 में 25। अगर लेकिन हम इसको गोल्ड के टर्म में कहें तो उस समय 1.8 जो है रुपये पर ग्राम गोल्ड की कीमत थी। तो इस तरीके से हमारे पास 11 ग्राम सैलरी। एक्चुअली मैंने गोल्ड में क्यों किया है, क्योंकि आपने कभी भी रुपए को देखा होगा, उस रुपए में क्या लिखा होता है, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। यानी कि कागज जो है ये सिर्फ किसी भी करेंसी का पूरे वर्ल्ड में मेन होता है कि वो कितना कुछ खरीद सकता है। मेन उसकी कैपेसिटी इससे मानी जाती है। ये नहीं कि आपके पास 1 लाख 2 लाख रुपए आ रहे हैं और आप सोच रहे आप तो रईस हो गए, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उस 1 लाख रुपए से आप किसी दूसरे देश में ज्यादा साधन खरीद पाए और यहाँ कम खरीद पाए, या यहाँ ज्यादा खरीद पाए दूसरी जगह कम खरीद पाए। तो इसलिए हमेशा गोल्ड ही एक मानक रूप होता है जिससे हर एक देश की करेंसी को आंका जाता है। हालांकि डॉलर बहुत कोशिश हद तक कर रहा है, लेकिन मेन तो आज भी गोल्ड ही है। तो आप देखिए कि 11 ग्राम गोल्ड की सैलरी थी हमारी। और 1930 में जब सैलरी बढ़कर 40 रुपये हो गई, ये मैंने एक्चुअली, एक टीजीटी होते हैं टीचर या सरकारी टीचर, या आप एक यूं कहे कि एक सामान्य पद पे रहने वाला एक लोअर मिडिल क्लास के इनकम को मैंने यहाँ आधार लिया है, ठीक है। जिनकी एक उसी के आधार पे मैं जो आगे मैंने जो सरकारी नौकरी पे हैं उनका मैंने आधार ले लिया है, ताकि आप एक लोअर मिडिल क्लास की कल्पना कर सके। तो देखिए कि 1920 में 11 ग्राम उनकी सैलरी थी, यानी कि सोने के रूप में।
तो ये जो 1990 तक आते आते 12.5 ग्राम हो गई। 1930 अंग्रेजों का काल था, ये आप समझ सकते हैं। 1950 तक जो है 9.9 रुपीज जो हमारा ये था गोल्ड की कीमत थी, 9.9 रुपीज पर ग्राम। ये वाला हिस्सा जो है गोल्ड की कीमत है ना, पर ग्राम, यानी कि 990 रुपए का आप जैसे इसको आकलन कर सकते हैं। आप ऐसे देख सकते हैं, ये 1 ग्राम का है, यानी कि 18 रुपए का एक तोला, जिसको आप कहते हैं 10 ग्राम, यहाँ 22 रुपए का, फिर ये बढ़ते बढ़ते ये 320 यानी कि 3200 रुपए का हो गया 10 ग्राम, है ना। तो यानी कि जब हम 1950s में थे 10 ग्राम था, यानी कि एक आप गोल्ड के फॉर्म में देखे मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से लूटा जाता है और लोगों के मानसिक वो बनाए जाते हैं कि देश की तरक्की के साथ अगर आपका जीवन स्तर सुधार हो, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कहें, अगर आप 1 रूम सेट में रह रहे हैं तो आप 2 रूम सेट में आ जाएं। एक बड़े से मकान में रह रहे हैं आप, अगर वो 1000 गज का है तो वो 2000 गज का हो जाए, तो इसको हम कहते हैं जीवन, जो आपका जीवन का रहने का तरीका है उसमें सुधार हुआ है, तो वो रियल इनकम होता है। तो रियल इनकम की जगह अगर नॉमिनल इनकम, यानी कि जिसको मौद्रिक आय केवल बढ़ जाए, तो वो आय की गारंटी नहीं है, जबकि सरकार के द्वारा या एक जो भी सरकार है, जो आरबीआई है या जो भी है, वो आपको लूट रहे होते हैं और आपके मन में वो भ्रम पैदा हो जाता है कि किस तरीके से आपकी इनकम बढ़ी है। तो देखिए अभी 2000 की बात करें तो 4400 रुपये था गोल्ड का, और 2010 में ये 18,500, ठीक है ना। तो आप इसका डाटा थोड़ा अप्रोक्स हो सकता है, थोड़ा बहुत ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने जो गोल्ड के लिए से लेकर सेबी से लेकर आरबीआई से लेकर वर्ल्ड बैंक से लेकर बहुत सारी जगह से मटेरियल को इकट्ठा करके वीडियो बनाने में, इसलिए मुझे 6 महीने का टाइम लगा है। तो आप इसको देखकर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ऐसे में जो 1990 के बाद 2000 में आप 11.4 ग्राम देख रहे थे, लेकिन उसके बाद आपने 2006 में जब हमारा जो हमारी पॉलिसी आई थी, पे कमीशन आया, पे कमीशन की हिस्ट्री भी आपके सामने रखूंगा, तो हमारी सैलरी 19 ग्राम हो गई, है ना, 2010 के आसपास। ये 13.2 ग्राम थी 2015 में। लेकिन देखिए 2015 से जो बेतहाशा लूट हुई है वो ये है कि अभी आपकी सैलरी 5000 जो ये रहा, यानी कि 50,000 गोल्ड की कीमत 2020 में थी, वो 2025 में आकर हो गई आपकी, एक्चुअली 2025 का मैंने बीच में लिख दिया है, 2024 में 60,000 हो गई, और अभी 2025 का लेटेस्ट डाटा जो मैंने इसमें इंक्लूड किया है वो लगभग 1,25,000 है। तो 1,25,000 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आज हमारी सैलरी जो एक सामान्य 54,000 रुपये, ये मैंने इनिशियल सैलरी, आप कभी भी, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि उनकी सैलरी तो बढ़ रही है, सैलरी भी बढ़ रही है, लेकिन जब आप इनिशियल जिस पोस्ट पे होते हैं वो मानक माना जाता है। अगर मान लेते एक प्राइमरी टीचर की बात करूं या मैं एक क्लर्क की बात करूं, तो जो वो उनको स्टार्टिंग में सैलरी मिल रही है, तो अगर 2025 में अगर उनको 54,000 मिल रहा है, 2024 में 51 मिल रहा था, तो उसके आधार पे वो 8.5 ग्राम गोल्ड खरीद पा रहे थे, और आज वो 4.3 ग्राम गोल्ड का खरीद पा रहे हैं। यानी कि ये देखिए उनकी इनकम जो है 1/3 हो गई, है ना। 100% आप इस तरीके से अगर आप देखें तो 15 से लेकर 25 तक में उनकी इनकम 1/3 हो गई, जबकि मौद्रिक रूप से उनको लग रहा है कि उनकी इनकम बहुत ज़्यादा हो गई है ना। यही यहाँ इस ग्राफ को देखिए, ऑर्गेनाइज लूट इसी का नाम है, इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया भी जाता है कि रियल इनकम किस तरीके से हमारा जो है ये 1900 ईस्वी का है, ये जो यहाँ पे आपके सामने दिखाया जा रहा है। इसके बाद ये देखिए 1970 में ये जो इनकम सबसे ज़्यादा गोल्ड के फॉर्म में रहा है, उसके बाद ये आपका 2010 के बाद फिर हम उसी फॉर्म में ऊपर आए थे, लेकिन अब लगातार ये गिरता जा रहा है। हालांकि इसमें मैं बता दूं आपको 2025 का, क्योंकि मैं 6 महीने से लगातार, ये आप पिछले 3-4 महीने में देखेंगे गोल्ड की कीमत ज़्यादा बढ़ी है, तो ये उसके बाद और ये नीचे, यानी कि इसका सफ़र ये नीचे की तरफ ही हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे ये जो गोल्ड की कीमत के कारण जो है हमारी जो रियल इनकम में काफ़ी कमी आ रही है। जैसे आप ये देखें कि सैलरी इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, यहाँ पे नॉमिनल इनकम तो बढ़ रहा है, ये जो है अगर आप देखें मंथली सैलरी इंसान की बढ़ रही है, सब कुछ है, लेकिन वास्तविक इनकम उसकी घटती जा रही है। यानी कि अगर आप इसको यूँ समझे तो जो आदमी पहले अगर शादी ब्याह में अगर वो
10 ग्राम गोल्ड से काम कर रहा था, क्योंकि ये तो भारत की अर्थव्यवस्था चलती है इनसे, है ना। जो कहते कि आज हमारा बचत बहुत कम हो गया है, गोल्ड भी लोगों के धीरे धीरे बिकते जा रहे हैं, जो प्रॉपर्टी थी उनके पास खेत खलिहान थे वो बिकते जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? यानी कि जीवन गुणवत्ता में सुधार होने की बजाय गिरावट आ रही है। हाँ, ये जरूर है कि मोबाइल और टीवी और भी अन्य साधन है उसको उन्होंने अपना जरिया बना लिया, उनको लग रहा है कि उससे उनका ग्रोथ हो रहा है, जबकि ग्रोथ का नजरिया ये नहीं है। ग्रोथ का ये कभी भी हम गरीबी का आकलन, जिसको पोवर्टी लाइन कहते हैं, गरीबी रेखा कहते हैं, उसमें हम आपके जीवन स्तर में, खान पान में, यानी कि अगर आप एक बार की सब्जी के साथ 2 सब्जी, एक दाल और थोड़ा सैलेड यूज कर रहे थे, तो 2 की जगह 4 हो जाए, 3 सब्जियां हो जाए, तो हम कहेंगे कि आपके जीवन में गुणवत्ता में सुधार आया है ना। अगर आप 2 केजी दूध का सेवन कर पा रहे थे तो 2 की जगह 3 हो जाए, पता चला 250 ग्राम हो गया, 300 ग्राम घट गया या 1.5 केजी हो गया, तो वो आपके खर्चे में कटौती कर रहे हैं, आप गुजारा करने लग गए हैं। तो इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। हालांकि इसको मैं एनपीएस में हमने कितना दिया और कितना पाया, इसको मैं बाद में बताऊंगा कि देखिए, हम अगर पैसे को हर महीने जो हम वहां दे रहे हैं, चाहे मैं जीपीएफ की भी बात करूं, कितना हमें मिलता है, इसको मैं बहुत डिटेल में आगे, क्योंकि अभी ये काफी डिफिकल्ट डेटा हो जाएगा, क्योंकि ये क्लब किया हुआ है, इसको मैं आगे बताऊंगा। तो परचेजिंग पावर जो पैरिटी है, पीपीपी जिसको हम कहते हैं, पूरे वर्ल्ड को इसी चीज से हम आंकते भी हैं कि किस कंट्री के अंदर कितना ग्रोथ हो रहा है। तो पहले तो इसका डेफिनेशन आप समझ जाइए कि इसके डेफिनेशन में सारी चीजें लिखी हुई है कि जो इकोनॉमिक थ्योरी है, जो वे टू कंपेयर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास अगर रहने के लिए एक मैंने बकेट बना लिया है कि इस बकेट में ये सामान है जो मुझे 1 मंथ में चाहिए, अब उसको इंडिया में खरीदने में कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, अमेरिका में कितने पैसे लगेंगे, पाकिस्तान में अगर मैं रहूं तो उतनी चीजों के सेवन में कितना पैसा लगेगा, इससे पता चलता है कि किस इकोनॉमी की क्या कंडीशन है ना। तो पीपीपी इज ऑफन यूज्ड टू कंपेयर जीडीपी एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मोर एक्यूरेटली देन बाय यूजिंग मार्केट एक्सचेंज रेट, है ना। तो सरकारें क्या करती हैं कि रुपए की कीमत ही घटा देती हैं। इससे हमारा जो है क्या होता है कि परचेजिंग पावर में कमी आ जाती है, जो कि हमें पैसा तो दिखता है हाथ में, लेकिन जब हम बाजार में जाते हैं तो बहुत थोड़ा सामान लेकर आते हैं, तो उससे अर्थव्यवस्था का पता ही नहीं चलता कि आप आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरीके से लोगों के मन में भ्रम पैदा किया जाता है कि वो कितनी बड़ी इकोनॉमिक शक्ति बन गए हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, और आप डेटा भी उठाकर देख सकते हैं, भारत वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति पीपीपी के माध्यम से हो गई थी। तो इसका एक हिस्ट्री मैं यहां आपके सामने रख रहा हूं। अब जो भी डेटा आपको क्लियर ना लगे, आप उसको चेक कर सकते हैं। 1990 से पहले हमारे देश की जो पीपीपी थी वो बहुत ज्यादा थी। कहने का मतलब यहाँ पे रहन सहन, लोगों का खान पान, ये सब बहुत अच्छा था, ठीक है ना। चाहे वो अंग्रेजों का शासन था, लेकिन जो वो खर्चे थे उनके, क्योंकि बाकी ऐसी चीजों का था नहीं कि पेट्रोलियम चाहिए, ये चाहिए, वो सब चीजें बहुत ज्यादा थी। यानी कि अमोंग टॉप इकोनॉमीज में भारत की अर्थव्यवस्था आती थी। चाहे हम अंग्रेजों के, आप कई जगह अलग अलग आपको डेटा मिलेगा, उसका आकलन अलग है। ये जो हम पीपीपी के माध्यम से कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी अर्थव्यवस्था है, लोगों का खान पान है ना, रहन सहन है, उनका जो पूरा वो है कि जितने पैसे से वो अपने जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, तो उसका आधार बनाया है। 1950s में ये केवल और केवल 4% ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो अंग्रेजों ने हमें लूटा, लूटते लूटते हम अंत में 2% तक आ गए थे, है ना। यहाँ 4% लिखा है, लेकिन इसके बाद हमारा 2% तक हम आ गए थे, रैंक लो में था, और ये हमारा बीच का टाइम था। लेकिन 1970s में हम 3 to 4% पे झूलते रहे, फिर भी 9th हम नॉमिनल फॉर्म में अर्थव्यवस्था पूरे वर्ल्ड के थे। 2010 में हमारा जो 4th थे हम, क्योंकि हमारे पास जैसे 1990 में 1990 में हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, जो ये सब स्कीम है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के आने से हमारे अर्थव्यवस्था में सुधार आने लगा था, और हम 4th आ गए थे। 2012 में हम जो है 4.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुई थी हमारी, और 3rd थे हम पीपीपी के माध्यम में। लेकिन आपको जैसा कि पता है, 2012 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में भूचाल आया, कई आंदोलन होने लगे, देश का माहौल थोड़ा बिगड़ता चला गया। जैसे बाबा रामदेव का आंदोलन आए, काला धन को लेकर आने लग गया, अन्ना आंदोलन आए। तो इससे कई चीजों के कारण वर्ल्ड की जो बिजनेसमैन की जो कम्युनिटी, जो बहुत ज्यादा पैसा एफडीआई के माध्यम से आ रहा था, उसमें थोड़ी सी रोक लगी, और हम
दोबारा से थर्ड से, इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं बता रहा हूँ, थर्ड से हम फोर्थ और फिफ्थ पे पोजीशन पे आ गए थे। लेकिन हम थर्ड को मेंटेन हमने काफ़ी टाइम तक रखा था। 2017-2021 में हम थर्ड ही थे पीपीपी के माध्यम से, लेकिन 2025 में हम फिर फोर्थ पोजीशन पे आ गए, है ना। और 3.7% ऑफ वर्ल्ड का जीडीपी का था, यानी कि हमारा जो वर्ल्ड की जीडीपी जो होती है उसका हम 3.7% पे थे, जबकि अब 1950 में 4% ऑफ वर्ल्ड के जीडीपी का हमारा रैंक था। तो इसलिए मैंने कहा कि परचेजिंग पावर जब हम पैरिटी को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर होती है। और रियल सैलरी एंड ऑर्गेनाइज लूट 1900 से कैसे कैसे रहा, इसको एक बार हम देखते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में, मैं एक एक टॉपिक को हर एक पॉइंट के अकॉर्डिंग क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। शॉर्टकट में मैं चाहता तो बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी नहीं बन पाएगी। 1900 में मैंने प्राइमरी टीचर की सैलरी का आधार लिया है 15 से 20 रुपए के आसपास। क्लर्क जो है 20 से 30 रुपए की सैलरी वो कमा पाते थे, है ना। 1930 में ये 30 to 40 था, 40 to 50 था क्लर्क का, है ना। 1950 में जो है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस 80 रुपीज टू 120 था और क्लर्क 70 से 100 रुपए थे, है ना। 1970 में आप बाकी डेटा को उतार सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद जो है 1990 के आसपास 3000 से 5000 की सैलरी थी। आज 2010 में 3500 रुपये के आसपास हो गई। 2024 में 51,000। ये मैंने कहा ना इनिशियल सैलरी का आधार लिया है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि उसी पैसे से वो कितना गोल्ड ले पाता है। तो 1950 में 99 रुपये कीमत थी 10 ग्राम की, तो 9.9 ग्राम ले पा रहा था। 1970 में 18.4 ग्राम। 1990 में देखिए एकाएक जो कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें आई थी 1990 के अंदर, और इकोनॉमी में रिफॉर्म आया, है ना। और ये जो गोल्ड की कीमत में भी काफ़ी वृद्धि हुई थी, 3200 कीमत हो गई थी। 2000 में ऐसे ही 444, यानी कि जो देखा जाए 4400 रुपये 10 ग्राम की कीमत हो गई थी, है ना। आज अगर उससे कंपेयर करें तो हम 2000 से 2025 में तो बहुत पीछे आ गए हैं। 18,500 कीमत बढ़ती चली गई है ना। जो आप देख रहे हैं कि ये कीमत है वो 18.4 ग्राम 9.9, है ना। काफ़ी टाइम लगा है बनाने में, बीच बीच में काफ़ी गैप, कभी क्योंकि इसी कारण से आपने देखा होगा कई मैंने वीडियोज ही नहीं बनाए, क्योंकि जो इसी टॉपिक पे जब भी टाइम मिला यहीं लगाया। तो अब देखिए 1900 से 1930 तक 10 से 12 ग्राम गोल्ड पर मंथ एक टीचर या क्लर्क कमा पा रहे थे। अब इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में वो फिर भी 10 ग्राम ही पर मंथ पे थे, और 1970 में जो है वो 22 ग्राम पे थे। देखिए 1970 में मैंने आपको बताया कि सैलरी एकाएक बढ़ी थी। आप अभी मैं पे कमीशन की हिस्ट्री पे भी आऊँगा। मैं एक एक चीज़ सरकारों का, ये नहीं किसी एक सरकार की मेरा आलोचना करने का मकसद नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में ही इसी तरीके से होता है। लेकिन कुछ कंट्री जो एकाएक इस सारे रिकॉर्ड को तोड़कर लूटने में सबसे आगे चले जाते हैं, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। अब जो है 2020 के बाद अगर हम देखें कि एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर की ग्रॉस सैलरी 8 से 9 ग्राम ऑफ गोल्ड हो गई थी, जो कि 1900 से भी ज़्यादा बुरा हाल था। जब हम ये कह सकते हैं कि 120 साल में, देखिए ये सारी जो डाटा है ये कहीं ना कहीं जो किताबों से, वर्ल्ड बैंक के डाटा से और बाकी कई अलग अलग सॉफ्टवेयर से, कई जो हमारे जो क्या कहते हैं गूगल से, अलग अलग सोर्सेस से लिए गए हैं। तो आप इसको क्रॉस चेक बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल पूरी फ्रीडम है। वो मैंने टाइपिंग करके, कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं, इसमें कुछ ही चीज़ें हैं जो टाइपिंग की हैं। तो इसीलिए आप देखिए कि 120 साल में भी गवर्नमेंट की जो सैलरी है रुपीज़ में डबल डिजिट टू टेंस ऑफ थाउजेंड्स, बट इन गोल्ड टर्म्स एम्प्लॉयज आर नो बेटर ऑफ देन अ सेंचुरी अगो। यानी कि हम सैलरी की बात करें तो सैलरी तो कई गुना बढ़ गई, लेकिन अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के मामले में हम, यानी कि रियल सैलरी जिसको हम वास्तविक आय कहते हैं, उसमें हमारी कमी आई है। और अगर मैं इसको 2025 में जो एकाएक लूट मचा दी है, सीधा आज 70-80 हज़ार रुपये से बढ़ते हुए एकाएक हम 1.25 लाख रुपये गोल्ड पे आ गए, तो वहाँ पे तो हमारा 4 to 5 ग्राम ही गोल्ड रह गया है रियल वेजेज। यानी कि आप सबकी सैलरी, जो भी व्यक्ति चाहे कॉरपोरेट में काम कर रहा है, चाहे वो कहीं पे भी कर रहा है, उसके अंदर बैंक के पास जितने पैसे हैं उस सब की कीमत सीधी आधी हो गई।
इसको हम बिल्कुल सीधी भाषा में कहे तो उसकी आदी हो गई, और किसी को रोना भी नहीं आ रहा क्योंकि उसको पता ही नहीं चल पा रहा कि उसकी वास्तविक पैसे की कीमत ही घटा दी है। ये तो सरकार के हाथ में होता है कि वो किस तरीके से, लेकिन सरकारों का ये धर्म बनता है। आप किसी भी इकोनॉमिक्स के या किसी भी इकोनॉमिक्स के जो अर्थशास्त्रियों से आप बात करेंगे तो आपको वो मिलेगा, हालांकि आजकल टीवी पे इस पे डिबेट ही नहीं चल रहा, कि सरकार का ये धर्म बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो इन चीजों को मेंटेन रखे, कि जो सेविंग अकाउंट से जो उसको मिलने वाला पैसा है वो रियल से कभी भी कम ना होना पाए। जबकि आज तो बहुत ही कम हो गया, कम क्या लुट गए वो तो। लेकिन ऐसे में आने वाले किसी भी सरकार पे उनके लिए भरोसा कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन अभी उनको पता नहीं चल पा रहा कि उनकी वास्तविक सैलरी कैसे कम हो रही है, क्योंकि कुछ तो इतनी फुर्सत ही नहीं मिल पाती लोगों को कि इस पे सोचे, है ना। अब आप सामाजिक आजकल जो बहुत प्रॉब्लम्स आई है, लोगों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, कारण हो रहा है इसके पीछे भी कि उनको जो गोल्ड ही देना है उसी के पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, महंगाई है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जब वो उतना इकट्ठा कर रहे हैं, सोचा कि चलो टीवी की कीमत अभी 10,000 है तो सोचा कि बैंक में रख देते हैं, 15 आएगा तो अच्छी वाली खरीद लेंगे। पता चला 15 के चक्कर में 2 साल पे जब खरीदेंगे तो उसकी 10 वाली की कीमत ही 30,000 हो गई है। तो वहां पे तो उसको अब टीवी की जगह टेप रिकॉर्डर देना पड़ेगा। तो ये एक वास्तविक चीजें होती है। गोल्ड में भी सोच रहे थे कि 4 ग्राम का कोई चीज करें तो 4 की जगह बेचारे वो इंतजार करके सोचा था कि थोड़े पैसे और इकट्ठा कर लें, तो 4 से 3 पे आ गए। तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए यार ये एक अर्थव्यवस्था का काम होता है कि वो इन चीजों को मैनेज करे। अब देखिए जो ये इकोनॉमिक्स है, अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 24% जो है ग्लोबल जीडीपी इन द फर्स्ट टू 18th सेंचुरी, है ना। पहले से 18वीं सदी तक हमारी हालत बहुत अच्छी थी। उसके बाद कॉलोनियल इम्पैक्ट आया 1900 में, और हम जो है शेयर हमारा फेल बिलो 4%, हमारा शेयर जो है घटकर 4% तक आ गया, जो कि कभी 24% हुआ करता था। 1991 में हमने एक्सेलरेट किया, अब हमारी एकाएक इकोनॉमी बढ़ी, और जो हम थर्ड इकोनॉमी बन पाए दोबारा से, एंड फोर्थ बाय नॉमिनल, है ना। नॉमिनल जीडीपी का हम फोर्थ पे भी आ गए। लेकिन उसके बाद अगर इंडिया का शेयर अगर हम 1947 में देखते हैं तो मात्र 2% ही रह गया था। तो हमने जो ग्रोथ किया वो बहुत, कई बार लोग कह देते हैं कि पहले अगर मान लेते किसी की दुकान ही बहुत छोटी थी तो खर्चे भी बहुत कम करने होते रहे होंगे। जब दुकान बहुत बड़ी हो गई, बड़ी कब हो गई, 2000 के आसपास आते आते 2005 तक, 2010 तक हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग बड़ी, थर्ड पे हम आगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ कि जापान को मतलब कि ओवरटेकिंग जापान, हमने जापान को भी ओवरटेक कर लिया था, और 4.187 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास हमारी इकोनॉमी। ये नीचे आप जितने भी देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगह से लिया हुआ डाटा है, जिसका ये नीचे नाम लिखा हुआ है कि जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया का है या इकोनॉमिक्स टाइम्स का है ना। तो जहां पे भी जिस भी जगह का डाटा है वहां आपके नीचे वो सारी चीजें दी गई हैं, ताकि आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके बाद 12% हम 13, 18, 20 में थे, लेकिन 1900 में एकाएक डिक्लाइन होने लगा था। और मैंने कहा कि जब अंग्रेज गए तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही नीचे आ गई थी, और हम जो है, अगर जो मुद्रा आयोग है या जो भी वर्ल्ड बैंक है, इन सब के डाटा के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा जो जीडीपी है वो एकाएक ग्रोस में भी कमी आने लगी। तो हम जब 19th जो 20वीं सदी से लेकर लेट के बाद वाले सेंचुरी को देखते हैं तो इंडिया वाज अराउंड द 9th लार्जेस्ट इकोनॉमी। 1980 की बात है, 1980 में, जबकि थर्ड इकोनॉमी हम हो गए कब, 2010 में। 2015 में इंडिया हेल्ड द थर्ड पोजीशन आफ्टर चाइना एंड यूएस, विद जापान एंड जर्मनी फॉलोइंग बिहाइंड। जापान और जर्मनी भी हमसे पीछे हैं, आप इसको कहीं पे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके बाद लेकिन हम जब गोल्ड के मामले में देखते हैं इंडिया की जीडीपी, तो 1900 में हमारा 2.5 लाख के आसपास टन ऑफ गोल्ड था जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। कि एक अर्थव्यवस्था में जो जितने भी साधन है, वस्तुओं सेवाओं का जो भी मूल्य है, जिसका प्रोडक्शन हुआ है ना, वो सबका मूल्य जो है वो जीडीपी कहलाता है। तो वो अगर जीडीपी बढ़ने लगता है तो हम जीडीपी के, आज हम देखो, अभी तक आपने जितनी किताबें पढ़ी हैं, हर बार टीवी पे देखते हैं कि जीडीपी इतना % बढ़ गया, इतना % बढ़ गया। लेकिन जब हम उसको गोल्ड के प्राइस से कंपेयर करते हैं, वो रियल है।
है ना। हालांकि रियल में इसमें मैं आपको बता दूं कि इसका आंकड़ों का डाटा अलग अलग तरीके से भी वेरी करता है, लेकिन मैंने गोल्ड में क्यों लिया है, क्योंकि गोल्ड ही हकीकत में रियल है ना। अगर मैं गोल्ड में देखता हूं तो 2010 में हम देखिए यहां पे 1,02,000 टन जो है गोल्ड पे हम आ गए, कब, जीडीपी में 2010 के अंदर, जबकि ये 2,19,000 था 2000 में, 3,83,000 टन थे 1970 में। तो अब आप कहेंगे कि फिर ये कैसे हो गया, है ना। तो जो एकाएक गोल्ड की प्राइस काफी तेजी से बढ़ी है, जिस कारण से ये सब चीजें हो पाई, यानी कि जिस कंट्री ने भी गोल्ड का स्टोरेज ज्यादा रखा होगा उसकी इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, बाकी को नहीं होगा या कम होगा। अब देखिए, या तो रियल जीडीपी के सेंस में भी हम देखें तो जीडीपी इन गोल्ड टन्स, है ना, भारत की जीडीपी को देखिए, इंडियाज रियल जीडीपी इन गोल्ड टन्स 1950 से 2025 को ये दिखाया है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि आज कितना हम ऊपर से बढ़े थे, ये बढ़े, फिर गिरे, फिर जाकर हम 1990s के बाद से एकाएक हमारा ये सफर देखिए कैसे बढ़ा, है ना। बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे। ये अगर सफर और आगे बढ़ता तो हम और आगे बढ़ जाते, लेकिन हमने फिर नीचे का सफर चालू कर दिया। और ये आप देख पा रहे हैं कि 2015 के आसपास जब हम आए हैं, उसके बाद से ये जो थोड़ी वृद्धि हुई, फिर हम जाकर नीचे चलने लग गए। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था का दिखाता है। आप इस चीज को भी देख सकते हैं कि यहाँ ये दोनों ही चार्ट को ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से हमारा जो जीडीपी का सफर है वो कैसे कैसे तय हो रहा है और कैसे हम रियल जीडीपी में नीचे गिर रहे हैं, है ना। लेफ्ट 5 ईयर इंटरवल में लिया है ये, मिडल डिकेड से लेकर सबका ही एवरेज है ये। अब रियल पर कैपिटा, है ना, रियल पर कैपिटा इन टर्म्स ऑफ गोल्ड की हम बात करें कि पर कैपिटा तो वास्तविक में लोगों का क्या है ना। मैं भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग अगर उनको देखता हूं तो इसको देखे कि 2005-6 से मैंने ज्यादा बड़ा हो जाता, तो इसलिए मैंने इसको जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2005-6 से मैंने 20 साल का लिया है। उस समय रियल पर कैपिटा जो हम इंडियन रुपीस में 2011-12 के प्राइसेस के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो ये हमारा जो था 48,387 रुपए के आसपास था, है ना। मैंने पहले ही बताया है कि इस डेटा को आप बड़े डीप वे में स्टडी करने के लिए रख सकते हैं। अब इसके बाद हमने एकाएक देखिए ये जो सफ़र था हमारा 2008-9 तक 50, 51, 60, यानी कि गोल्ड में हम देखें तो उस समय गोल्ड की कीमत ये थी, है ना। इसको आप पर ग्राम है तो आप 7,630 का गोल्ड 10 ग्राम, जिसको आप 1 तोला कहते हैं, वो इजी रहता है। ये पर ग्राम मैंने इसलिए लिया है कि आसानी हो समझने में। तो ये 63 ग्राम गोल्ड था, मतलब एक व्यक्ति की इनकम, ठीक है। जो कि 2012-13 में जब पूरी अर्थव्यवस्था में मंदी भी आने लग गई थी, उसके बाद भी वो जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, है ना, 2004 से 14 तक उन्होंने बहुत हद तक डैमेज कंट्रोल किया, और लेकिन उसके बाद भी गिरावट आई और हम जो है 40, 32, 34 करते करते अभी 27 के आसपास का हमारा जो है ये आकर 2014 में 24 ग्राम के आसपास गोल्ड पे आकर रुक गए। जब 2024 नहीं 27 ग्राम पे हम आके रुके 14-15 तक। इसके बाद 2015-16 में थोड़ी इनकम में वृद्धि हुई, बढ़त आई, है ना, 19-20 में कई, क्योंकि जो हमारा मैं बताऊं आपको कि जो फैक्टर रहा, हमने डिजिटलाइजेशन किया, बैंकिंग सेक्टर बढ़ा, बहुत सारे सेक्टर हमारे देश में इन्फ्लो कर ही रहे थे। तो इन सब कारणों से और सरकार की जो पॉलिसीज थी वो पहले की कंटिन्यूटी में आई, तो हमारी बढ़ते रहे। लेकिन 2019 के बाद, कोविड के बाद, तो और भी गिरावट आई और हम गिरते जा रहे हैं। ये देखिए आप, 6320 यानी कि 63,000 गोल्ड की कीमत है, ये 23-24 का है। लेकिन अगर मैं इसको 26 के आधार पे कर दूं, 24-25 के आधार पे करूं, 1.25 लाख के हिसाब से करूं, तो ये बिल्कुल ही आधा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो पर कैपिटा इनकम गोल्ड के टर्म में हमें काफ़ी लूट मिली है। हमारे को अच्छी तरह से सरकारों ने लूटा, बजाय कि पैसे सारे आरबीआई पे ही चले गए थे, डिमोनिटाइजेशन हुआ, बहुत सारे फैक्टर हैं, जीएसटी भी कारण रहा। हम उस पर टैक्स पे भी आएंगे, एफडीआई पे आएंगे, हर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है और कैसे हुआ। अब हम यहाँ पे सैलरी टीचर्स को एक आइडिया लेकर कर रहे हैं कि पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी का 1947 में अगर आप देखेंगे तो उनकी सैलरी सिर्फ 15 रुपये थी, है ना। हम इसको गोल्ड में भी आंकेंगे, बाद में अभी ऊपर भी किया था, अब आगे फिर आएंगे। 1950s में 55 रुपीज़ थी। 1960 में थोड़ा डाटा कम अवेलेबल था, कोठारी कमीशन वगैरह आए। उसके बाद 2016-17 में जब 7th
पे कमीशन आया है। और उसके बाद ये जो है 45 से 51 हज़ार के आसपास की सैलरी, 56 से 63 हज़ार की टीजीटीज की, और पीजीटीज की जो आप देख ही रहे हैं 59 टू 67। इसमें आप देखिए कि जो अप्रोक्स इन हैंड पीआरटी का 45 हज़ार ग्रॉस था, लगभग 51,600। ये कई अलग अलग डेटा के अकॉर्डिंग लिया है ताकि आपको थोड़ी समझने में आसानी हो। डीए 9% के अकॉर्डिंग इसको बेस मानकर किया गया है। और इसके अकॉर्डिंग जो पीआरटी का इन हैंड 35,400, 44,900 या 47,600, ये जो आप सैलरी का एक डेटा देख पा रहे हैं। अब हम इसको गोल्ड में भी आगे हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कि सेंट्रल गवर्नमेंट डीए रेट जो है वो 0% से 1996 में 91% हो गया था 2007 तक, जिसको बाद में याद हो कि जो गवर्नमेंट 2006 में उसने क्या किया कि डीए को पहले मर्ज कर दिया सैलरी में, जिससे कि एकाएक इनकम काफ़ी बढ़ गई थी। मेन मकसद था कि कोई भी सरकारी नौकर पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करे ताकि अर्थव्यवस्था में पूरा का पूरा वो योगदान दे सके। अगर हम इसी चीज़ में एमपी और टीचर्स की सैलरी को भी देखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1950s में 1954 में 300 रुपये उनकी सैलरी थी एमपी की, और 20 रुपये उनको अलाउंस मिलता था, है ना। 1966 में 500 हो गए। वो क्या होता है कि जब भी वो मेज सारी पूरी पार्टियां एक हो जाती हैं, मेज थप 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 करती हैं और अपनी सैलरी बढ़ा लेती हैं। बाकियों के लिए तो पे कमीशन आता है, 18 महीने का जुमला दे देते हैं, 18 महीने में फिर इंतजार करो, 2026 में लागू होना है तो 26 को 27 कर देंगे, फिर कहेंगे सरकार के पास बजट नहीं है। हम बजट पे भी बात करेंगे, कहाँ पे कैसे प्रॉब्लम्स आती है, किस तरीके से लोगों को बरगलाया जाता है ना। तो 1983 में 750 पर मंथ थी, फिर 1000 हुई, फिर आप देख पा रहे हैं 1 लाख रुपए हो गई, 1 लाख से 124 हो गई। ये 2023 का डाटा है। उसके अलावा उनके पास 50 तरह के और भी अलावेंस है। जबकि अब आप देखेंगे गोल्ड के फॉर्म में तो एमपी की सैलरी भी गिरी है ना। नीचे यहाँ जो देख पा रहे हैं ये बॉटम लाइन है, और एक बार टीचर से भी कम हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर उनकी सैलरी बढ़ गई। और अभी जो रियल पैसे का जो वैल्यू गिरा है उस कारण से उनकी सैलरी हो चाहे किसी भी व्यक्ति कॉरपोरेट में हो, कोई भी हो, उनकी आमदनी पे फर्क पड़ा है। 10 से 22 ग्राम जो 1950 से 2010 के आसपास का था, जो कि 2024 में ये सिर्फ 8 से 9 ग्राम रहा। और अभी की तारीख में हम कहें कि जो 2025 की कीमत है उस हिसाब से तो हम 4 और 5 ग्राम में ही आ गए हैं। और जबकि 1950 से भी बदतर हालत तो 2024 में ही हो गई थी। तो लेकिन अगर हम उसको देखें टीचर के अकॉर्डिंग, तो एमपीज एंजॉय मच हायर गोल्ड इक्विवेलेंट सैलरी देन टीचर्स, यानी कि मतलब कि एमपीज अपने अपनी तो इज्जत फिर भी थोड़ी बहुत बचा ही ली है ना। लेकिन ज़्यादातर फर्क पड़ा है वो आम लोगों के ऊपर पड़ा है। अब आप इस टेबल में ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, एक्चुअली मैं पहले ही अब आपको बता दूं कि इसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, और ये भी बताऊंगा कि इस चीज़ से अगर सरकारी लूट से जो सरकार ही लूटने लगे तो उससे आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे आप देखिए 1950 में 100 की सैलरी 9.9 रुपीज़ पर ग्राम गोल्ड की कीमत थी, यानी कि 10 ग्राम एक व्यक्ति की सैलरी थी। 1970 में 22 ग्राम थी। 1990 में 4000 सैलरी थी, लेकिन 320 जो है पर ग्राम, यानी कि 3200 का गोल्ड था, तो 12.5 ग्राम की सैलरी थी। 2000 में 5000 सैलरी, 4400 का भाव, तो 11.4। ये देख पा रहे हैं आप 24 में ये 6000 यानी कि 60,000 की कीमत थी, तो 8.5 ग्राम था। और अगर आप सीधा अभी आ जाए 2025 में तो 8.5 का भी माइनस आधा कर दीजिए, 4 पॉइंट समथिंग आपकी कीमत गोल्ड की, यानी कि आपकी सैलरी आधी हो गई, नेट आधी हो गई। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर इसमें आप देखें 1950s में टीजीटीज के 80 टू 120 था, अराउंड 300 500 था 1970। यहाँ पूरे डिटेल में दोबारा से लिखा हुआ है। और दिल्ली गवर्नमेंट का ये डाटा मैंने लिया है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग कि 35,400 का बेसिक था, पीआरटी का 45 टू 50,000 ग्रॉस था अलावेंस के साथ, है ना। जबकि दिल्ली गवर्नमेंट का डाटा ही मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। ये जो आप सिमिलर डाटा असिस्टेंट टीचर टीजीटी और यानी कि हेड मास्टर इन सब का भी लिया है। और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जितना भी ज़्यादा नॉमिनल इनकम बढ़ी, लेकिन आपकी रियल इनकम में कमी आई है। इसीलिए मैंने इसका टाइटल रखा है गोरों से चोरों तक का सफ़र। अंग्रेज़ों ने तो पता था, अंग्रेज़ हैं, विदेशी हैं, बाहर के हैं, उन्होंने लूटा ही था, सबको पता है। लेकिन हमारे देश की अपनी सरकारों ने हमें कैसे लूटा है वो आपके सामने यहाँ पे
पूरा का पूरा दिख रहा है। 2010 का है, 1850 ग्राम की कीमत थी, उसके अकॉर्डिंग ये आपको देखे, ये जो भी डाटा है आप इसको चेक कर सकते हैं। आरबीआई का है, सेबी के रिपोर्ट से है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की अकॉर्डिंग जो डाटा लिया है वहां से इसको मैंने क्लब किया है। अब जैसा कि ये देख पा रहे हैं, यही डिसगाइज्ड फेलियर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी को यहीं पे हम कहते हैं कि ये इकोनॉमी फेल हो जाती है अगर वो अर्थव्यवस्था में अपने ही लोगों को इस तरीके से लूटने लगे। लास्ट का जो डाटा ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो यहाँ पे आप इनकम में देख रहे हैं कि कमी आई है, और इस तरीके से ये जो 8.5 ग्राम से अभी घटकर 4.3 ग्राम पे, जो अंतिम का लेटेस्ट 1,25,000 का जो गोल्ड का भाव है उसके अकॉर्डिंग ये जो लिया है 2025 का डाटा जो आप देख पा रहे हैं, तो 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग 4.3 ग्राम हमारे पास अभी जो है रियल इनकम है, यानी कि नेट आधी हो गई है। आप चाहे दिवाली मनाइए, जो पर्व मनाइए, जो मर्जी कहिए, है ना, चाहे जितने भी गुणगान कीजिए, लेकिन सरकार ने आपको इस तरीके से भी लूट लिया है। अब जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने पहले कहा कि मैं 6 महीने से लगातार कोशिश कर रहा हूं, तो डाटा में तो चेंज आएगा ही, और सबको मैं चेंज भी नहीं कर सकता था, काफ़ी मेहनत हो चुकी। तो ये देखिए 2025 का 94,630 का गोल्ड प्राइस दिख रहा है आपको यहाँ, है ना। और ये जो जीडीपी का आपको ये जो सफ़र दिख रहा है, ये देखिए 2000 से लेकर जीरो, ये जीरो की लाइन है, इससे ऊपर है तो प्लस गया है, कभी नीचे गया, प्लस माइनस इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। और यहाँ देखिए 2020 में जो डाउनफॉल है, यहाँ कोविड भी एक मेन फैक्टर रहा था, लेकिन उसके बाद 2021 में एकाएक तेजी आई, फिर 22 में फिर गिरे, और अभी जो है अगर हम अभी 2024 का और एग्जैक्ट डाटा लेंगे तो हम फिर माइनस में भी है 2025 के अंदर, है ना। तो इस चीज़ को भी हम देख सकते हैं। और यहाँ देखिए जीडीपी का ये डाटा, ये आपको ये शो कर रहा है कि ये हम कहाँ थे और हम आज ये कहाँ पे हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इसको दोनों को ही देख सकते हैं कि गोल्ड प्राइस के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है ना। जो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं वो इन चीज़ों को और अच्छी तरह स्टडी पर्पस से भी देखकर समझ सकते हैं, है ना। मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से। अब देखिए जीडीपी पर कैपिटा जो है यूएस डॉलर में भी दिखाने की कोशिश की कि 1960 में 312, कई लोग कह सकते हैं कि आप गोल्ड ही क्यों कह रहे हो, डॉलर ले लो, है ना। तो ठीक है, डॉलर ही ले लेते हैं। तो अगर डॉलर ले लेते हैं तो 2024 में मात्र ये 1777.33, तो लोअर मिडिल क्लास, यानी कि जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास की बात की है, उसकी मैंने पर कैपिटा इनकम जो लगभग 60% की पॉपुलेशन के आसपास का ऐसा आकलन किया जाता है, उनकी लेने की कोशिश की। तो लोअर इनकम की जो यूएसडी जो डॉलर में अगर कहें तो 1618 ये यूएस डॉलर रहा। और इसको अगर मैं गोल्ड में कहूँ तो ये लगभग 21 ग्राम गोल्ड के आसपास था। लेकिन जब हम इसको 1960 से कंपेयर करते हैं तो वो कभी 166.78 ग्राम था, क्योंकि गोल्ड की कीमत उस समय कम थी, तो वो घटते हुए पहले घटी थी, फिर 2000 में एक 1991 से हमने जो तेजी ली। आपको एक चीज बता दे, भारतीयों को सभी को ये समझना चाहिए कि भारत वो देश है जहां पे कंप्यूटर का भी विरोध करने वालों ने काफी समय तक लंबा विरोध किया, है ना। पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करना, ये हालांकि ठीक है बहुत सारी बीमारी आती है, लेकिन लोग भूख से तो नहीं मर रहे ना। तो जो भी क्रांतियां भारत में, अब तो जैसे ट्रंप ने कही दिया कि शुरुआत से क्रांति कहाँ कहाँ देशों में करने के लिए हमने फंड दिया है, तो इसका मतलब कितने लोग किस जगह से कैसे कैसे एक कंट्री, यानी कि ये समझ लीजिए 2-4 अलग अलग दुकानदार हैं। भारत तो अपने तीसरी इकोनॉमी था ही था, तो मान कर चलिए कि 4 अगर दुकानदार हैं तो 3 दुकानदार, एक दुकानदार का पैर खींचने लग रहा है, तो वो वहां पे पैसे का फ्लो करके कोई ना कोई आंदोलन भी करा रहा है, क्रांति भी करा रहा है। हर अलग अलग समय में अपोजिशन में चाहे जो कोई भी बैठा है उसने एक भूमिका निभाई है ना। इसमें मुझे बोलने में कोई परहेज नहीं है कि जो भी ऐसे लोग थे, क्योंकि अब तो देखो अमेरिका का जो ट्रम्प है ये उनका इंटरनल मैटर होता है, उन्होंने एक खुल्लम खुल्ला बता भी दिया कि कितने कितने पैसे कब दिए गए थे, कौन से आंदोलन में कब चलाए गए, है ना। तो भारत में कंप्यूटर का विरोध हुआ, कभी हमने स्वदेशी के नाम पे पता नहीं क्या क्या किया, चाइना का कभी पटाखे हमने छोड़ने हैं कभी नहीं छोड़ने हैं। अभी देश को यही नहीं पता चल रहा कब चाइना के पटाखे छोड़ने हैं कब नहीं छोड़ने हैं, कब उनके खिलौने यूज करने कभी नहीं करने। तो अर्थव्यवस्था की हालत वही हो गई है कि हम बिल्कुल बिना सोचे समझे अपने काम में लगे पड़े। यही कारण है कि इकोनॉमी में एकाएक जब डाउनफॉल आया 30 अगर आप सोचिए कि जिस तरीके की भारत की पॉपुलेशन है, यानी कि इतना बड़ा बाजार है, भारत की अर्थव्यवस्था कभी नीचे डाउनफॉल में हो ही नहीं सकती अगर यहाँ के पॉलिसी मेकर ढंग से काम करे तो। लेकिन उसके बाद भी विश्व विजेता का नारा देकर और हम
मतलब घर को खोखला करने में लगे रहते हैं ताकि हमारी कमियां छिप जाए, है ना। पढ़े लिखे लोग और समझदार लोगों की तो जगह नहीं है, बाहुबलियों का पूरा माहौल बना हुआ है देश में। तो यही कारण है कि, और फिर उसके बाद जो हम उन लोगों से सोचते हैं कि जो कॉरपोरेट है वो हमारे लिए काम करेगा, कॉरपोरेट तो अपने लिए काम करेगा, उनके जो फाइनेंसर है वो आपको अपने फायदे की चीजें समझाएंगे, वो भी हम आएंगे उस पर। तो अभी देखिए कि वो हम बढ़ते हुए एक गिरे और फिर उसके बाद हम आते हुए 20.92 ग्राम पे आ गया, और इसको आप जस्ट हाफ कर दीजिए। कब? जब गोल्ड की कीमत जस्ट डबल हो गई, है ना, 1,25,000 पे। अब कई साथी सोच सकते हैं कि ये तो इंटरनेशनल मार्केट है, गोल्ड की प्राइस तो कहीं पे भी होती है, सब जगह होता है ऐसा वैसा। तो उसके लिए भी एक चीज है, मैंने एक प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि आप देखिए कि प्राइस ग्रोथ जो फैक्टर है वो क्या रहा है ना, और क्यों रहा है। देखिए गोल्ड एक नेचुरल रिसोर्स है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब देखिए कि जो 1950 से 2025 तक 8.95% का जो दिख रहा है, आप इसका प्राइस ग्रोथ फैक्टर देखिए। आप जो 99 था 1950 में, है ना, 1,04,000 2025 का है, और अभी उसमें और भी इजाफा कर दीजिए, 1,25 कर दीजिए। कहा ना मैंने अलग अलग समय पे अलग अलग डेटा इकट्ठा किया है या बनाया है, तो इसके कारण वो डिफरेंस है। 1968 में देखिए पोस्ट गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू हुआ, जिस कारण से शॉक, जो ये पोस्ट गोल्ड कंट्रोल एक्ट शॉक 1968 के कारण, है ना, 58.82% का ग्रोथ था, 102 से 162 पे आया था। इसके बाद ग्लोबल ऑयल क्राइसिस के कारण इन्फ्लेशन हो गई, बहुत महंगाई बढ़ गई, है ना। आप समझ सकते हैं, ये मत सोचिए कि इराक और ईरान का युद्ध हुआ तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था पे फर्क नहीं पड़ा होगा, है ना, लीबिया पे हमला हुआ होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था पे फर्क नहीं पड़ा होगा, या भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ होगा तो फर्क नहीं पड़ा होगा। हर चीज का फर्क पड़ा है। लेकिन अभी अगर चीजें हो रही हैं तो यहां हम अभी अगर चीजें बढ़ रही हैं तो अभी हमें सोचने का कि अभी कौन सा वार हो रहा है ना। इसके बाद देखिए 1980 में गोल्ड रश एरा था, लिबरलाइजेशन के कारण थोड़ा इम्पैक्ट आया, ये गिरा 41% से 25% पे आए हम। तो ये सारी ही चीजें यहाँ पे डाटा के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, जो आप इसको देख पा रहे हैं। इसके बाद जो 2007-6 में 20% था, ये सब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना, ये भी आप याद रखिए। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी माइंड में आप रखिए, 2008 के दौरान था, जिसके कारण इकोनॉमी सब पे फर्क पड़ा था। भारत की अर्थव्यवस्था को मनमोहन सिंह ने उस समय संभाला, जिस कारण से उनकी हमेशा वाहवाही हुई है। आज भी पूरे लोग उनको इस चीज के लिए याद करते हैं कि भारत ने कई जगह अपने आप को, क्योंकि इसके पीछे एक कारण ये भी रहा कि भारत में लोगों के पास जो सेविंग है, हालांकि अब सेविंग में भी हम काफी नीचे गिरते जा रहे हैं। पूरे 60 साल के इतिहास में ऐसा नहीं था कि सेविंग का स्तर इतना गिरा हो जो अभी गिरा हुआ है, यानी कि जिसको हम इमरजेंसी में खर्च कर पाते हैं। तो वहां पे भी भारत की बुरी हालत है अभी। तो इस चीज को हमें समझना होगा कि अर्थव्यवस्था में अगर कोई एकाएक प्रॉब्लम आ जाए तो कहां से लोग खर्च करेंगे, है ना, कैसे उनके पास इनकम का जरिया आएगा। तो देखिए पैंडेमिक जो था 2020 में, इस कारण से भी अनसर्टेनिटी के कारण जो प्रॉब्लम आई, और 2025 में जो रिकॉर्ड हाई बना दिया गोल्ड ने। अब जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि यूएस डॉलर में 1470 जो यहां दिख रहा है, कि अमेरिका, जो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को भी देखें तो हम बांग्लादेश से भी महंगा हम गोल्ड खरीद रहे हैं और पेट्रोलियम भी खरीद रहे हैं। जबकि यहां आप देखें अगर, तो ये पेट्रोलियम की कीमत है 1.11 है, चाइना का कम है, इंडोनेशिया कम है हमसे, थाईलैंड कम है, पाकिस्तान कम है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश और इंडिया को भी मैं कंपेयर करूं तो ये बात होती है कि जब हम अपने वैल्यू रुपए की गिरा देंगे, तो रुपए की वैल्यू गिराएंगे तो ऑटोमेटिक डॉलर महंगा हो जाएगा, हर चीजें हमारे लिए महंगी हो जाएंगी। अब ये गोल्ड प्राइस का ट्रेंड देख लेते हैं हम। इसमें भी देखिए 1950 में 88 से जो हम बढ़ते बढ़ते जो है 1990 में, ये आप बार बार ये चीजों को बताएं अच्छा नहीं, है ना, 1,25,000 पे हम आए, है ना। इसमें कई फैक्टर्स है जो कि लिखा भी हुआ है ना, ताकि आपको आसानी हो समझने में, कि जो हम कॉमन एनुअल ग्रोथ रेट जो कहते हैं, CAGR के नाम से जाना जाता है, वो 9.3% है ना, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब अगर मान लेते हैं सेविंग में मुझे उससे कम मिलेगा तो मैं सेविंग बैंकों में क्यों करूंगा। तो ऐसी इकोनॉमिक्स जो है रेगुलेटरी में, गोल्ड एक्ट जो 1968 में किया गया, इसमें फिजिकल गोल्ड और
जो दूसरा सप्लाई एंड प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, है ना। इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स इवेंट्स भी 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये सब फैक्टर हैं। और इसको अगर हम ऐसे कहें तो 1947 से बढ़ते बढ़ते जो है 1 लाख के ऊपर गोल्ड की कीमत आई है। उसके पीछे फैक्टर यही है कि एक तो इंटरनेशनल मार्केट से भी डिपेंड करता है, और दूसरा हमारे रुपए की वैल्यू कम हो जाती है, उस कारण से भी होता है। अब आपने अक्सर टीवी पे देखा होगा कि पे कमीशन आया, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई, ये हो गया, है ना। इस तरीके से आए दिन, लेकिन आप देखिए कि सैलरी हाइक का परसेंटेज क्या था, है ना। 1947 में ये 39% जो आप 35% देख पा रहे हैं, ये 17% पे था सेकेंड में 1960 में, है ना। अभी इसको हम डाटा पे भी आएंगे, है ना। उसके बाद 6th पे कमीशन में ये हाइक मिला, उसके बाद फिर हम गिर गए और आगे हम गिर ही जा रहे हैं। आगे की भी कोई गारंटी नहीं है, अभी तो 18 साल बोल दिया गया है। तो फर्स्ट देखिए 1947 में आया, 30 to 40% का ग्रोथ हमें मिला था। ये पोस्ट इंडिपेंडेंट एक नाइस स्ट्रक्चर उन्होंने बना के हमारे सामने रखा। सेकेंड 1960 में आया, 14 to 20% का इसमें डीए वाली फैक्टर आ गई थी। 1973 में 20 to 30% जो हुआ, इसको डीए से लिंक कर दिया गया था। फोर्थ जो 1986 में 40%, इसमें डीए मर्ज कर दिया बेसिक में, तो 40% का हाइक मिला। 1996 में भी 40 to 50%। 2006 में अगर आप देखें तो उसको पे बैंड और ग्रेड पे से जोड़ा गया था, तो 2006 में 50 से 55%। लेकिन इसको अगर आप देखें तो 100% से ज्यादा डीए भी हो चुका था, जिसको मर्ज किया गया था। अब 7th पे कमीशन में मात्र हमें 23.5% पे कमीशन का मैट्रिक्स बना दिए गए थे, उसके अकॉर्डिंग हुआ। तो अब देखिए कि अभी मैं टैक्स पे डिटेल में आऊंगा, लेकिन एक बार आप ये देख लीजिए कि कारण क्या रहा था जीडीपी के फॉल का। तो 1957-58 में इंपोर्ट और फूड क्राइसिस था हमारे देश में, तो इस कारण से हमारी जीडीपी में कमी आ गई। ड्रॉट और सूखा और पाकिस्तान का वार था 1966-7 में। आप समझिए कि कहा जाता है एक युद्ध अगर हम लड़ लेते हैं तो एक अर्थव्यवस्था कम से कम 20 साल के लिए पीछे हो जाती है ना। तो जो लोग युद्ध की बात कर रहे होते हैं उनको ये समझना चाहिए कि इकोनॉमी का जो आधार है वो युद्ध करना नहीं है ना। और 1972-73 में भी कमी आई है, वो ऑयल शॉक था, है ना। फॉरेक्स ड्रेन भी था। ऑयल क्राइसिस दोबारा से रहा 1979-80 में, है ना। बीओपी कोलैप्स कर गया, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको कहते हो। गल्फ वार हुआ, जिस कारण से 91 में ये हालत थी। हमने मजबूरी में उस समय लिबरलाइजेशन ये सब किया, अदरवाइज इतनी बुरी हालत नहीं होती, तो करते भी नहीं, तो शायद अर्थव्यवस्था आज और भी पीछे होता। फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 और 9 में जो आया उस समय, लेकिन हमने अपने आप को मैनेज कर लिया। 6 to 7% ग्रोथ हमने उस समय दिया, जबकि पूरा वर्ल्ड जो है डाउन जा रहा था। इन्फ्लेशन पॉलिसी हमारी जो रही वो 2012-14 में, फिर ये मैंने कहा था कि इकोनॉमी में कई आंदोलन भारत में चल रहे थे, वो भी इंटरनल फैक्टर भी है और इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं, है ना। इसके बाद 2019-20 में जो है आप पेंडेमिक का देख सकते हैं, एनबीएफसी क्राइसिस था, डिमांड का फॉल हो जाना कोविड का 2021 में, ये कारण था, है ना। और जो इसके बाद जॉबलेस ग्रोथ, अगर आप आज देख पा रहे हैं कि ग्रोथ हम दिखा तो रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो ये सब फैक्टर है जो मैंने यहाँ लिखा है। ये मैं अपने नोट्स के लिए भी आगे मेरे रिसर्च में काम आता है। तो इसके बाद ग्रॉस टैक्स कलेक्शन आप देखें तो एक तरफ आप रिवेन्यू देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से रिवेन्यू यहाँ जनरेट हो रही है 2023-24 तक, है ना। और ये हमारा जो है 42,53,000 करोड़ के आसपास जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, है ना, रुपए करोड़। तो इतना ग्रॉस रिवेन्यू टैक्स का रिवेन्यू है ना। ये टैक्स रिवेन्यू की केवल बात हो रही है, ठीक है ना, माइनस में भी है। और यहाँ आप देखिए टैक्स टू जीडीपी का हमने कहा, पहले हम 7.5% ही था, है ना। 14.2 बढ़ा 1991 में, उसके बाद ये गिर रहा था क्योंकि हमारी इनकम बढ़ रही थी, है ना। लेकिन उसके बाद एकाएक हमने फिर इसको बढ़ाना चालू कर दिया और 11.8% प्रोजेक्टेड है अभी हम जो है टैक्स में डायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से, है ना, बढ़ा रहे। देखिए डायरेक्ट टैक्सेस 59% हो गए और कंप्लायंस ऑफ डिजिटल ट्रैकिंग, यानी कि हर चीज डिजिटल होने से भी फर्क पड़ा है। और जीएसटी का भी फर्क पड़ता है, उसका भी जो है 11.7 हिस्टोरिक हाई था। ये कब था? 2024
2025 में। अभी तक इतना टैक्स कलेक्शन कभी नहीं था जितना कि 2024-25 में हमने सरकार ने ले लिया पैसे जीएसटी के माध्यम से, अलग अलग तरीके से। और कॉरपोरेट को रियायत कैसे दी है उस पर भी हम अभी आने वाले। अब हम ऐसे में कॉरपोरेट का रोल भी देख लेते हैं। अगर मैं कॉरपोरेट की बात करूं तो हमारे देश में टॉप 10 जो कंपनीज थी है ना, वो लगभग 33%, 30 से 33% इंडिया का जीडीपी है उनके। अब दूसरे जो अगर हम 500 कंपनियों को ले लेते हैं टॉप, तो वो हमारे जीडीपी को भी क्रॉस कर जा रहा है। तो ये बड़ी ही चिंता का विषय है कि हमारा जो बाकी लोगों का ग्रोथ कैसे होगा, उनका ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन उनका भी पूरा आना चाहिए। तो यानी कि इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट कैप के अप्रोच से बात करें तो मार्केट कैप का अप्रोच भी वही दिखा रहा है कि 10 फर्म हमारे जो हैं वो 33% जीडीपी को कवर कर रहे हैं। और टर्नओवर के अप्रोच को देखें तो टॉप 5 जो फर्म केवल 16% का जीडीपी कवर कर जा रहे हैं, केवल टॉप 5 फर्म, है ना। और हजार की बात करें तो वो 33% है। तो ये भी हमारा जो है एक डाटा इस चीज को दिखाता है, जो बार बार हमें और सरकार के पॉलिसी मेकर को सोचने के लिए मजबूर करता है। अब कॉरपोरेट की बात और अंबानी अदानी की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब अगर हम इनके ग्रोथ को देखें, क्योंकि देखिए भारत ही नहीं और भी देश के अलग अलग देशों में भी देखें तो जैसे अमेरिका को भी देखें तो वहां पे भी कोई और उनको चलाने की कोशिश कर रहा है, तो उनकी इंटरफेरेंस रहती है कि सरकार को पैसे दो और अपना काम लो, है ना। अब जैसे कि अदानी को देखें तो 2000 में 0.25 यूएस डॉलर बिलियन में इनका था, केवल इतना ही कम था। और इसके बाद एक है ग्रोथ जो है वो 2005 में, अगर आपको याद हो या आप डेटा को देखें तो जो गुजरात में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद अदानी को काफी वेटेज मिला। मुद्रण पोर्ट के बाद उनको और भी उनको इनकम हुई, है ना। और बहुत सारी चीजों के इनकम के कारण जो है, अगर आप 2010 तक देखें तो $20 बिलियन तक ये इनकी कंपनी आ गई थी। और कोई भी कंपनी इतना 5 साल में इतना ग्रोथ नहीं कर पाती जब तक उसको कहीं ना कहीं कोई बढ़िया जैसे लॉटरी का खजाना ही मिल गया हो, है ना। तो उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में बीजेपी की सरकार थी। तो निश्चित तौर पे दोनों ही अपने अपने लेवल पे खुले हाथ से, है ना, कॉरपोरेट को प्रॉस्पर करने में लगे हुए थे। अब 2015 में अगर आप देखें तो यानी कि 2010 में इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि चार्टर्ड प्लेन वगैरह में घूमना और बिल्कुल पॉलिटिक्स को हैंडल करने वाली कंडीशन पैदा हो गई थी। और इस कारण से जो है 2015 में 45% का ग्रोथ आपको देखने को मिला, जो कि पहले 2005 में मात्र 16% था। और उसके बाद 6000 समथिंग पे बैठ जाना, यानी कि कई हजार गुना आप एकाएक देखिए 20, कहाँ आप $1 बिलियन पे भी नहीं थे। 2008 में मैं आपको यहाँ बता दूं, मैंने और भी कई रिसर्च किया, कहाँ कहाँ देखा, तो 2008 में $1 बिलियन पे आ पाए थे। उसके बाद सीधा 2010 में $20 बिलियन पे आ जाना, यानी कि 2 साल में इतना ग्रोथ लेना मायने रखता है। इसके बाद आप यहां देखिए, ये जो है 2025 में $18 बिलियन से सीधा बढ़कर कहां आ गए, $184 बिलियन, 922%, लगभग 1000 गुणा आपकी इनकम बढ़ जाती है। ऐसे तो हमारी नहीं बढ़ती या औरों की नहीं बढ़ती, है ना। 1 लाख रुपए अगर 100 करोड़ बन जाए, 200 करोड़ बन जाए, मायने रखता है। तो इस पे सरकार को किसी भी कॉरपोरेट पे काम करने की कोशिश करनी चाहिए, देखना चाहिए। अब ये भी देखें कि लोग हमेशा मीडिया में देखते हैं कि वो कॉरपोरेट क्या करता है, लोग आपको एम्प्लॉयमेंट देता है, कॉरपोरेट के बिना तो दुनिया का काम ही नहीं चल सकता, है ना। तो आप देखिए कि इसमें इनका क्या रोल है ना। टाटा ग्रुप इसमें सबसे ऊपर है, 1.15 मिलियन ये 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग इनके यहाँ एम्प्लॉय थे। अब तो हद तो ये हो गई कि इस बार पहली बार टाटा, टीसीएस जैसे लोगों ने भी अभी जो है अपने एम्प्लॉय को निकाला है। रिलायंस में जबकि ये 4,03,000 के आसपास ये थे, जबकि ये 11 लाख है, ये 4,03,000। जबकि अदानी में मात्र 36,000 लोग काम कर रहे हैं, है ना। बाकी अब कैसे कर रही है कंपनी, क्या काम करती, क्या बिजनेस स्ट्रक्चर है, इस पे आप रिसर्च करेंगे। ज्यादा बोलेंगे पॉलिटिकल वीडियो हो जाएगा, जो मैं चाहता नहीं हूं, है ना। अब टॉप 10 फर्म्स जो देखेंगे तो 30% ऑफ इंडिया का जीडीपी है, लेकिन जॉब के में क्या शेयर है उनका, ये भी मायने रखता है। टॉप 100 फर्म्स को देखें तो 40 to 70% जीडीपी का है, लेकिन वो जॉब बहुत कम लोगों को दे रहे हैं। टॉप 10 प्राइवेट जो एम्प्लॉयर्स हैं वो टीसीएस है, लगभग 6 लाख, है ना। 3,40,000 एम्प्लॉय अलग है ना। रिलायंस है 3,14,000 के आसपास। और टॉप 500 फर्म्स
भी आप देखें तो 8.4 मिलियन, यानी कि जो है 500 फर्म मिलकर, है ना, 16% वर्क फोर्स का हमारा एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। लगभग ये जो आपका 8,40,000 के आसपास लोग बनते हैं। यूं कहें कि 1 करोड़ लोगों को भी रोजगार नहीं मिल रहा है वहां से, है ना। अगर हम टॉप 10 फर्म्स को ही ले लें तो उसमें भी देखिए L&T है, ये भी लगभग 2,52,000 लोगों को रोजगार दे रहा है। विप्रो 247 को दे रहा है, HCL दे रहा है, SSC SIS लिमिटेड, HDFC बैंक 1,41,000 लोगों को रोजगार है, मदरसन सुमी। लेकिन इस मामले में अगर हम देखें तो मात्र जो अदानी ग्रुप मात्र 36,000, वो भी 33,000 की तो रोजगार के अभी अमेरिका को देने वाले थे, पता नहीं कैसे देते। जब ट्रंप जी ने गर्दन पकड़ी हुई है अभी उनकी, तो उस समय कहा था, इन्होंने ट्वीट किया था, पता नहीं क्या आधार है, मैं समझ नहीं पाया कि किस आधार पे इतने इतने रोजगार वो दे रहे हैं। अभी हम इनके फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन है उस पर भी आऊंगा मैं। तो अभी हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से कॉरपोरेट ने एम्प्लॉयमेंट कम दिया, कम क्या दिया, नाम मात्र का दिया, जबकि इनकम में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी उन्हीं की रही है। अब यहाँ टाटा, अंबानी और अदानी कंपनी को भी एज ए एम्प्लॉयर देखने की कोशिश की कि उन तीनों में क्या है, तो 11 लाख के आसपास तो टाटा में काम कर रहे हैं, है ना। TCS का भी काफ़ी अच्छा योगदान है, 6 लाख। हालांकि मैंने अभी बताया कि उसमें भी अभी वर्कफोर्स हटाए गए हैं। रिलायंस को आप देखते हैं तो 3,89,000 का। इसमें एक चीज़ बता दूं कि इन्होंने भी अभी 2023-24 में लगभग 42,000 लोगों को हटाया है जॉब से, है ना। तो 11% का फॉल। अब अंबानी अदानी जी की तो बात ही मत करिए, 36,000 लोग काम कर रहे हैं, 11,571 एक सब्सिडी और दिखा रहे हैं। तो ये कई डाटा तो सेबी के नज़रों में भी नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ पे भी डिस्प्ले नहीं है। तो इसलिए काफ़ी दिक्कत होती है कि आप जब रिसर्च कोई करना चाहते हैं तो डाटा अगर अवेलेबल ही नहीं मिले कहीं पे भी, तो आप कैसे कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि अदानी की बात काफ़ी आ जाती है देश में, है ना, हर एक टीवी पे आजकल विपक्ष का मुद्दा बना हुआ है, तो उसको हम देखने का कारण भी समझते हैं कि कारण क्या है कि अदानी ने विदेशों में भी काफ़ी इन्वेस्ट किया है। अब हम विदेशों से पैसा, अगर प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और अदानी जी जा रहे हैं, पूरी टीम जा रही है, कॉरपोरेट जा रही है, हम इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जा रहे हैं या देने के लिए जा रहे हैं, वो तो आप डाटा से समझ सकते हैं। लगभग 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट तो इन्होंने अभी फॉरेन में किया है। और आपको एक चीज बता दूं कि अभी बीच में एक आरोप भी आया था कि कोयला ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया से दोबारा मंगा लिया, है ना, और उसके बाद वही वाला कोयला महंगा हो गया। अभी गुजरात में मैटर था, काफी कई चीजों को बोलना है, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये सब कहते हैं ना कि जो हमारे सुरक्षा से जुड़े हुए हैं या जो खनन या प्रकृति से जुड़े हुए, उसकी बागडोर ये मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार को अपने पास रखनी ही होती है। अदरवाइज देश को कभी भी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहिए ना देश को, कि कल को एक कंपनी आती और धीरे धीरे पूरे अर्थव्यवस्था के साथ सरकार को अपने हाथ में लेकर, राजा महाराजा नहीं थे तो अभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री लोग होते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री कुछ भी डिसा भी, जैसे कल जो एक मंत्री ने बीजेपी के SK सिंह है या पता नहीं क्या नाम है, RK सिंह है शायद, उन्होंने कहा कि कितने पैसे का, 1 रुपये कुछ पैसे का दलाली देकर अदानी को बिजली का वहां दिया गया। अब ये उन्होंने कहा है, अब ये तो उस पर मंत्री का कहना है। तो ये तो अब जांच का विषय हो सकता है कि कॉरपोरेट को, चाहे किसी की भी सरकार हो, आम आदमी के पॉकेट को लूटने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अगर उनको पाला पोसा बड़ा किया है, या यूं शॉर्टकट में कहे तो कांग्रेस का छोड़ा हुआ जूठन कोई खाता था, आज अगर ये कॉरपोरेट का जूठन सरकार खाने लग गई, क्योंकि वो इतना प्रॉस्परस हो रहे हैं। क्योंकि पहले सरकार भी प्रॉस्परस हो रही थी और ज्यादा हो रही थी, अब पता चला कॉरपोरेट कई गुना हो रही है और सरकारी नहीं हो रही है। लोगों की आय कम होती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट का नाम और निशान नहीं है। तो ये कारण है सोचने का। तो ये सब रिसर्च का कारण भी यही होता है। टॉपिक इसलिए लिया है, काफ़ी टाइम इसमें ज़रूर लगा कि आप इसमें देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने किया, है ना, 2011 में किया था, $1.183 बिलियन का था। इजराइल में किया 2022 में, ऑस्ट्रेलिया में किया 2025 में, ऐसे जो है बांग्लादेश में। हालांकि आपको बता दूं कई देशों में बवाल मचा पड़ा है ना। हमारी जो यहाँ की, अब क्या कहें कि कैसे राजनीति चल रही है हम कह नहीं सकते, वो मीडिएट कर रहे हैं ताकि कॉरपोरेट को बचाया जा सके। तो अब कुछ कह नहीं सकते। बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश में काफ़ी बवाल मचा हुआ है, कई बार इस चीज़ को लेकर हुआ, है ना। तो इस तरीके से पैसे 2016-24 में उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है ना। मॉरिशस है, स्विट्जरलैंड है, ये सारे 2018-24 मिला जुलाकर टोटल अगर हम देखें तो
47,122.9 करोड़। ये तो वो डाटा है जो कि अदानी जी के पोर्टफोलियो से मिला है ना। कितना इन्वेस्टमेंट विदेशों में किया गया वो भी जो थोड़े बहुत ठीक है। इसके बाद और छोटे इन्वेस्टमेंट की बात मैं नहीं कर। अब सरकार के द्वारा जो सबसे बड़ा ब्लंडर जो नजर आता है वो ये है कि कॉरपोरेट टैक्स इन्होंने घटा दिया, और यहाँ पे पूरी पूरी देश के साथ साजिश है। और मैं 100% कह सकता हूँ कि ये आइडिया किसी कॉरपोरेट का ही हो सकता है। और जैसे कि जो आईएएस जो बनते हैं उसमें भी बीच में वो लिटरल एंट्री के नाम पे जो बैठाए गए हैं, पीएमओ में बैठाए गए, अलग अलग जगह बैठाए गए हैं, उनका मकसद ही शायद ये रहा हो कि सरकार की पॉलिसी को अपने फेवर में लाना, है ना। अब आप देखिए कॉरपोरेट टैक्स जो है 42 से 45% था 2005 में, है ना। और जबकि हाउस होल्ड से मिलने वाला टैक्स था मात्र 30 से 32%। 2005 में 38 से 41 था, ये 33 था। ये 2010-15 में लगभग ऑलमोस्ट हल्का फुल्का इक्वल था। लेकिन यहां देखिए ये कितना बड़ा चेंज आया, 2020-25 में गिरता ही जा रहा है। 15 से 20 में 33% हो गया। इसका कारण ये था कि 2019 में घटा दिया गया, उनका 22% कर दिया गया। और ये आम आदमी को, यानी कि देखिए हमारे देश में प्रोग्रेसिव टैक्स लगता है, प्रगतिशील टैक्स कहते हैं जिसको हम, कर प्रणाली, यानी कि गरीब पे ज्यादा लगाओ अमीर पे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा गरीब तो हमारे ये कॉरपोरेट है, जो पूरी अर्थव्यवस्था में जिनकी 5 ही मिल जाए तो 33% कमा रहे, उसके बाद भी वो गरीब है। इनका देखिए 2020 से 25 के बीच में 25 से 30% ही रहा, जबकि आम आदमी से मिलने, फिर भी कहते हैं जब भी आप बात करेंगे टीवी का डिबेट, क्योंकि टीवी का डिबेट भी इन्हीं का है, क्योंकि चैनल ही इन्हीं का है, तो वो मालिक से कैसे गद्दारी कर सकते हैं। तो वही आपको दिखा रहे हैं, वही आप देख रहे हैं, वो भी आप पैसे देकर अपने ही आपको बलि का बकरा बनाने का तरीका देख रहे हैं। इसको मैं शॉर्टकट में कहूं तो वो ये है। कॉरपोरेट टैक्स जो है 22% 2019 में किया गया। अब देखिए कि अगर हम इसको लाख में वैल्यूज में करें, एफडीआई, कि एफडीआई हमारे देश में कितना आया, तो एफडीआई का भी जब आप डेटा देखते हैं तो देखिए आप 1991 में जो मात्र 0.15 था वो बढ़कर 6 गुना हुआ 96 में, है ना। आप देखिए ना, कहा ना, हम बार बार कहते पहले वालों ने क्या, पहले दुकान ही 1,000 रुपए की थी, आज 100 करोड़ की दुकान है। तो दुकान के हिसाब से खर्चे भी बढ़ेंगे, दुकान के हिसाब से विकास का कार्य भी होगा। लेकिन वो विकास का कार्य कॉरपोरेट के लिए होने लग जाए तो दर्द तो होगा ही आम आदमी को, और उनको बोलना भी चाहिए, है ना। नेताओं से प्रश्न करने पड़ते हैं और करना ही चाहिए, और मीडिया नहीं कर रही तो आपको आम इंसान को भी करना होगा। अब देखिए 2001 में ये 1.8 डबल हुआ लगभग, 2006 में 16 हो गया। लेकिन ये ग्रोथ देखिए एकाएक 2011-15 में 9.95 था, और हमने इतने विदेश घूमने के बाद भी हमारा ये ग्रोथ जो है मात्र 2.5, है ना, लाख करोड़ रुपए का बढ़ा। लेकिन आपको बता दूं कि लगातार टेलीकॉम सेक्टर है, मेडिसिन का सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, हर जगह भारत में ग्रोथ, क्योंकि पूरा वर्ल्ड भारत की इकोनॉमी को देख रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा बाजार है। अब इस इतने सारे पॉपुलेशन को कोई और विदेशों में नहीं ले जाएगा, यहां उनको चाहिए, उनकी कंजम्पशन होगी। तो पूरा वर्ल्ड जहां पे हमें देख रहा है, हमारी ओपन अर्थव्यवस्था है, ना तो हम चाइना की तरह बिल्कुल तानाशाही है हमारे यहाँ, ना पाकिस्तान की तरह उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं। तो ऐसे में भारत में ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा, इसका आपको कारण समझना पड़ेगा। 1991 में चेंज आने का कारण लिबरलाइजेशन था, जबकि 2008-9 में जो फॉल आया उसका कारण ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस था। लेकिन जीएसटी आने से, जो जीएसटी टैक्स लगा, उससे हमारे टैक्सेशन में एक चेंज आया, हाउस होल्ड का टैक्स बढ़ता चला गया और उनका टैक्स घटता चला गया। और 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स जो है मात्र कट के 22% कर दिया गया। अब लूट यही खत्म नहीं होती, लूटने का और दूसरा तरीका बना लिया राइट ऑफ करने का, यानी कि बही खाता से नाम ही उड़ा देना। और कहने के लिए जब भी सरकार आई थी 2014 में, तो उन्होंने भी, उनका भी यही मुद्दा था, एनपीए बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं इसको। लेकिन सरकार का आप डेटा जब देखेंगे तो आपकी आंखें चुंधिया जाती है ना। 16,35,379 करोड़ रुपए 2023-24 तक सरकार ने राइट ऑफ कर दिया, 16,35,379। और जब लोगों को कुछ पैसे देने की या कोई सब्सिडी या सरकारी कार्यक्रम का कुछ सरकार के लिए करने का होता है तो कहते पैसा कहां से आएगा। तो वो सोचना चाहिए कि उनके लिए, हमारे लिए, अगर आम आदमी के लिए वो रेवड़ी है तो उनके लिए बड़े वाला रेवड़ा है जो उनको फ्री में देने लग रहे हैं, और उसको मीडिया उस पर मुद्दा भी नहीं बना रहा। तो आपको समझना होगा कि किस तरीके से सरकार लोगों को लूट रही है। और ये आप डेटा देखिए कि 14-15 से ये बढ़ता ही जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा कितना बढ़ेगा,
है ना। कोई इस पे पहले था, बवाल मच रहा था, तो निश्चित तौर पे कि सरकार बदलने में भी उन्हीं चैनलों का हाथ था, जिन्होंने इन चीजों का बवाल मचाकर एक पूरी जो है 4G 2G पता नहीं क्या क्या घोटाले आए, और उसके बाद किसी को सजा भी नहीं मिली और सरकार भी बदल गई, और उसके बाद जो है ये लूट का सिलसिला और बढ़ गया। बजाय घट जाना चाहिए था, और हर सरकार को इस पे काम करना चाहिए। देश हित सबसे पहले है, बाकी चीजें सब बाद में। तो इस पे काम क्यों नहीं हुआ? और यही कारण है, इन्हीं सब कारणों से जो हमारा परचेजिंग पावर घटता घटता आज 4.3 ग्राम पे आ गया है ना, जो कि मैंने यहां आपको दिखाया है कि रियल इनकम में कमी आ रही है। और यही कारण है बवाल पेंशन के खर्चे पे लेकर होने लग जाता है, बजाय पेंशन देने के रास्ते ढूंढने चाहिए, है ना। क्योंकि जन कल्याणकारी राज्य है। एक व्यक्ति अगर सरकार के लिए कमा रहा है तो उसका बुढ़ापा, उसके परिवार के लोग बिल्कुल सुरक्षित होने चाहिए, सेफ हो, ताकि वो ईमानदारी से अच्छा काम कर सके। तो ये देखिए कि 1% था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर का 1950 में, जो बढ़ता ही जा रहा है, और उसके बाद ये 1160 करोड़ 5% हो गया था रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और उसके बाद जो आप पेंशन एक्सपेंडिचर देखेंगे तो 6700 करोड़ हो गया था, जो कि 8% था। 11% इसके बाद हो गया 2010-11 में। तो आप देखिए 74,000 करोड़ ये बढ़ता गया 2.1 लाख करोड़। और नतीजा ये हुआ कि हमने क्या किया, पेंशन खत्म करके एनपीएस ले आए। एनपीएस से लोगों को दिखने लगा कुछ नहीं मिल रहा, तो उसका जुमला बंद करके यूपीएस ले आए, है ना। तो ये सब समझने का विषय है कि किस तरीके से हम मुद्दे पे काम ना करके हम मुद्दे बनाते हैं, ताकि हम वोट भी मिल जाए और हम काम भी ना करना पड़े, और हम आसानी से कॉरपोरेट को पैसे देते रहें और खुद उनके साथ मौज मस्ती अय्याशी करें। अब आप कह सकते हैं इससे आप पे क्या असर हुआ? सबसे बड़ा असर यह हुआ कि लूटने का जरिया कहीं और था। तो आज देखिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना, अगर कहें तो पर लाख पॉपुलेशन कैसे गिरता गया बजाय बढ़ने के। क्योंकि हमारा पैसा हर सरकार ने शुरुआत से लेकर, पहले ने किसी ने 2 रुपए लूटे तो दूसरे वाले ने 20 लूटे, तीसरे ने 40 लूटे, और अब वालों ने तो हद ही कर दी, 400-4,000 लूटे और उसका मीडिया में खबर तक नहीं आने दी, है ना। यानी कि बही खाता साफ भी कर रहे हैं साथ साथ। तो ये देखिए, जैसे कहते हैं ना, किसी संत को बैठा दो गद्दी पे और बीच में चारों तरफ से चोरों की मंडली बना दो। तो ये सब तो अलग अलग पॉलिटिक्स अलग अलग लोग सीखते हैं। तो देखिए 25 साल का अगर आप ये देखेंगे 1951 में, वहां से लेकर कि 1 लाख लोगों पे कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो 25 थे 61 में, जो गिरते गिरते आ गए 4.8 पे। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा। और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि उनको एक सिक्योरिटी होती है। ये नहीं कि जब मर्जी उनको निकाल दिया। कोविड में कोई पूछने नहीं गया कि जितने कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे उनके घर की रोटी कैसे चल रही थी, है ना। रेलवे ने जो बिल्कुल धड़ल्ले से जो सारे सफाई से लेकर हर कोई में लगाए हुए थे, उनके घर में कैसे रोटी चलती होगी, ये किसी ने नहीं पूछा। कहने के कह दे कि पकोड़े तलना भी रोजगार है, और जो है क्या कहते हैं जॉब है, या क्या है, कुछ भी कह सकती है सरकार वोट बनाने की। लेकिन क्या कोई पूछ रहा है कि जब उनकी दुकान बंद होती है, जब वो बीमार होते तो उनके घर का खर्च कैसे चलता है? तो इसीलिए जो एक जन कल्याणकारी राज्य हमारे देश को बनाया गया, तो उसके पीछे कारण यही है। अब जजेस की बात कर लें, कोर्ट में गए तो कहा ना, जो जीवन है, रहन सहन है ना, सिक्योरिटी है, जजेस हैं, न्याय है, सब में आपको अच्छी सेफ्टी मिलनी चाहिए। अब वो नहीं मिली। 15 आपके जो 21 थे घट के आज वो 15 जजेस हो गए, जबकि 50 का बेंच मार्क है ना, 50 होने चाहिए कम से कम। वो घटते घटते आप हम 15 पे आ रहे, तो हम बढ़ रहे हैं घट रहे, इस पे आप सोचिए। अब टीचर्स का कहें तो ये भी थोड़ा सा, पहले 3,610 से बढ़ता हुआ 10,270 और 14,170 पे आकर अटका हुआ है। जबकि पॉपुलेशन तो हमारी बढ़ी रही है, तो हमें इनके ऊपर काम करने की जरूरत। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो आप ये देख ही पा रहे हैं, है ना। हालांकि ये जो डाटा आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, बीच बीच में कई अलग अलग राज्यों ने जो छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स बनाए हैं उसको भी यहाँ इंक्लूड किया हुआ है। यही कारण है कि ये जो डाटा जो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का दिख रहा है 22,000, है ना, तो यहाँ पे पॉपुलेशन मिलियंस में ये दिए हुए हैं, तो 1.61 है। लेकिन आप देखिए 1.331 से 1951 से आज तक आप सफर देख सकते। अब ये जो जवाब है पार्लियामेंट के रिप्लाई से लिया गया है ना, जो पार्लियामेंट के जो आपके आते हैं उसके जो पेपर्स, उसमें से लिया है। यहाँ पे भी 26,000 इन्होंने दिखाया है, और ये 1.89 पे आकर रुक जा रहा है। 2019 का डाटा है ये, है ना। तो इस तरह कई अभी तो इस सरकार में कई ऐसी भी चीजें हो रही है जो कि डाटा ही प्रेजेंट नहीं हो रहा।
तो उससे भी आगे दिक्कत होती है रिसर्च करने में। ये पे कमीशन और रियल सैलरी हाइक मैं पहले भी बता चुका हूँ, कई चीज़ें जो है थोड़ी रिपीट भी हुई हैं, लेकिन 1947 से देखिए आप 94.25 ग्राम से बढ़ता हुआ ये था और आज 9.28, और अभी मैंने आपको दिखाई है कि 4.23 ग्राम पे हम आ गए हैं। कितनी तरक्की हो रही है वो आपको ये ग्राफ दिखा रहा है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि रियल सैलरी में कितनी कमी आ रही है। अब यहाँ एक ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस को दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई एक तरीके से जो हम इस ऑरेंज लाइन को कहते हैं एनपीएस है, एनपीएस तो प्राइस इंडेक्स से भी नहीं है, तो इसलिए काफ़ी डिक्लाइन होता ही चला जाएगा महंगाई के साथ और काफ़ी नीचे आ जाएगा 2045-50 तक, है ना। अब ये जो है ओल्ड पेंशन स्कीम वालों को थोड़ी सी राहत है, लेकिन उसके बाद उसका मैंने दिखाया है कि वो भी ग्राफ ऐसे गिर ही रहा है, क्योंकि जब पैसे की वैल्यू कम होगी तो लेकिन फिर भी इसकी बजाय इन दोनों में थोड़ी सी राहत मिल पाए। अब ये डाटा आपके दिमाग की बिल्कुल ही एक बार के लिए आपको हिला कर रख देगा कि अगर मैं कोई भी व्यक्ति जो अपना एनपीएस जमा कर रहा है या जीपीएफ जमा कर रहा है या बैंक में रेकरिंग अकाउंट में जमा कर रहा है, तो अगर मैंने 25 साल का डाटा लेकर देखा कि वो कितने पैसे जमा कर रहे हैं, तो ये आप एक बार को इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर वो पूरे पे कमीशन के अकॉर्डिंग लिया है, 10% जो है वो एनपीएस जैसे उनका कटता है ना, 10% जो आपका जो है सरकार का और 10% पहले एम्प्लॉयर का, अब 14% हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग डाटा लिया है पूरा। मैं टेबल के अकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि टोटल पैसा उनका जो है जमा कितना हुआ और कितने, जैसे कि अगर वो पूरा देखे तो 11,70,896 रुपये का टोटल जमा हुआ और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 14,49,000 समथिंग है। गोल्ड को इक्विवेलेंट करे तो 285.6 ग्राम है और गोल्ड इक्विवेलेंट ऑफ एम्प्लॉयर शेयर 332.9 ग्राम गोल्ड है। अगर इस चीज को देखें हम तो जो डाटा पूरे शुरू से लेकर अंत तक को क्लब करके हम देखते हैं तो कितना, अब ये समझने की कोशिश करें थोड़ा कि अगर मान लेते कोई 40 साल की नौकरी के बाद रिटायर हो रहा है तो 10.6 ग्राम गोल्ड पर मंथ उनको मिलना है ना, जबकि 13 ग्राम पर मंथ मैंने सैलरी को, फिर उसके बाद जो मिलने वाला पैसा उसने जो 40 साल में जमा किया वो, और उसके बाद जो पैसा उसको रिटर्न मिलेगा एज अ पेंशन जो उसकी बनेगी, है ना, उन सबको मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। इसको और डिटेल में करने के लिए मैं यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 13 ग्राम और 10.6 ग्राम गोल्ड जो है पर मंथ का जो उसका बनता है, इसको हम आगे देखते हैं कि इवन दो द 2025 retirees pension is over 4 into higher in rupees, the gold equivalent pension is almost identical 2 ग्राम पर मंथ, जबकि गोल्ड में अगर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं तो मात्र 2 ही ग्राम मिल रहा है, जबकि उसके पैसे ज्यादा इकट्ठा हुए हैं। अब इस टेबल से आप ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे, क्योंकि ये समझाना बहुत, क्योंकि मेन मेरे इस वीडियो का सबसे बड़ा यही मोटिव है कि हमें समझना कि ऑर्गेनाइज लूट कैसे हुआ, है ना। अगर मान लेते हैं स्टार्टिंग बेसिक जो है पे 2005 का 6500 से शुरुआत की है और डीए 40% तक लिया है, उसके बाद जो गोल्ड के प्राइसेस को जो वर्ल्ड गोल्ड फोरम से लिया है पूरा और गूगल से करके उसके अकॉर्डिंग जो डाटा को कैलकुलेट किया, तो एनपीएस जो 10% का एम्प्लॉय का और 10% एम्प्लॉयर का, फिर 14% 2019 से किसका ले लिया, एम्प्लॉयर का, है ना। उसके बाद जो पूरे ईयर बाय ईयर बेसिक सैलरी का सारा 10% लेने के साथ टोटल किया है। कैसे, अब इसको समझिए कि 2005 में अगर जो कंट्रीब्यूशन था 21,840 का, जो कि गोल्ड की कीमत थी 6,000 रुपये, तो यानी कि 36.4 ग्राम उसने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया। यानी कि पैसे देने के बजाय अगर वो गोल्ड दे रहा है तो ये ईयर बाय ईयर है, यानी कि एक साल में उसके इतने पैसे जमा हुए और इसको गोल्ड की कीमत से हमने कैलकुलेट कर लिया, ये एवरेज प्राइस लिया है ईयर का। तो हम देखते हैं 2005 से लेकर 2025 तक, ठीक है, 2025 तक ले लिया, 24 तक ले लिया कि इतने पैसे उसके हर महीने हर साल जमा होते चले गए। जमा होते होते लगभग 330 ग्राम गोल्ड उसने, देखा जाए तो जमा कर दिया, सरकार को दे दिया 330 ग्राम गोल्ड। यानी कि भाई अपने पैसे का हम जो पैसे दे रहे हैं, या मान लो सरकार को ना देने के बजाय मैं अपने पास ही उस पैसे को रख लूँ, मान लो मैं 25,000 रुपये जीपीएफ कटवाता हूँ, मैं 25,000 का गोल्ड हर महीने एक साल तक 25,000 का गोल्ड, अगले बार 27,000 का गोल्ड हर साल, फिर 30,000 का, ऐसे करके मैं रखता चला जाऊं, तो उस हिसाब से 25 साल में 24 साल में मेरा 330 ग्राम गोल्ड इकट्ठा हो जाता है।
अब देखते हैं कि ऐसे में 20 इयर्स में मैंने टीजीटी को लिया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लिया है, कि 330 ग्राम ऑफ गोल्ड वर्थ ऑफ मनी जो उसके पास इकट्ठा हो गया है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कॉरपोरेट के पास देता हो, चाहे एनपीएस में देता हो, चाहे वो जीपीएफ में देता हो, कुछ भी देता हो, यहाँ दोनों का कंट्रीब्यूशन, एनपीएस का क्यों डबल है, क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, तो 330 ग्राम हुआ। अब अगर हम इसको देखते हैं कि 330 ग्राम का जो इंटरप्रिटेशन निकल के आता है कि 13.2 लाख जो है ये आया। अब इसको आप देखिए कि जो एस्टिमेटेड कॉर्पस जो उसका बना 16.5 लैक्स। अब आप इसको 9% अगर वो एवरेज, मैं 9% भी एक्स्ट्रा ले रहा हूँ क्योंकि 9% भी नहीं दे रहे, उससे भी कम दे रहे, लेकिन एवरेज ले लिया 20 इयर्स के लिए, तो 16.5 लैक्स का एस्टिमेटेड कॉर्पस बनता है। जबकि 70,000, यहाँ मैं बता दूं आपको, 70,000 रुपये ग्राम के हिसाब से लिया है, हालांकि 1,25,000 हो गया है। तो उस हिसाब से अगर इसको मात्र 70,000 से किया तब भी उसको 236 ग्राम ही गोल्ड मिला, जबकि आपने देखा था कि 330 ग्राम तो गोल्ड उसका जमा हुआ है, उस पर इंटरेस्ट भी मिलना होता है और भी कुछ चीजें मिलती, लेकिन देखिए मात्र 236 ग्राम हुआ। तो इसको आप देखिए, हालांकि इसको मैं 1,25,000 से करूं तो वो भी घट के आपका लगभग 150 ही ग्राम रह जाएगा। तो मिला क्या, यानी कि कुछ भी नहीं मिला। अब अगर देखते हैं कि मात्र अगर मैक्सिमम 9% भी दे रहे हैं वो, तो 16,50,000 में गोल्ड आया उसके पास मात्र 236 ग्राम, यानी कि मात्र 236, ये भी 70,000 के भाव में लिया तब। 1,25,000 के भाव में लेंगे तो इसकी कीमत और घट के 236 की जगह 150 ग्राम ही हो गई। अब जबकि वो 330 ग्राम को, ये नॉमिनल अलग लिखा है, ये अलग है, ये नहीं है, इसको अगर आप 1,25,000 से ऐड करें तो उतने रुपए का तो उसका जमा हो गया। तो आप समझिए सरकार ने दिया क्या। इसलिए इसका मैंने टाइटल दिया, कितना दिया और कितना पाया। चाहे कहीं पे भी आप सेविंग करें, इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड लूट। और ग्रेच्युटी में तो और भी धांधली हो गई। अब ग्रेच्युटी में तो देखिए कहाँ, ये जो 1986 में 4 सीपीसी के अकॉर्डिंग 1 लाख था मैक्सिमम ग्रेच्युटी, है ना। 1997 में 350 हुआ, फिर 10 लैक्स का हो गया मैक्सिमम, फिर 2016 में 7th पे कमीशन जो था उसके अकॉर्डिंग ये 20 लैक्स था, अभी 25 लैक्स है। अब इस 25 लैक्स में अगर इसको गोल्ड में देखें तो पहले उस व्यक्ति को जो रिटायरमेंट पे 47 ग्राम गोल्ड मिलता था, 97 में मिलकर बढ़ाया 75 ग्राम हुआ, फिर ये घट गया। मैंने कहा ना, कई क्राइसिस और कई अलग अलग फैक्टर भी रहे, इस कारण से गिरा भी, और उन सरकारों ने भी ध्यान नहीं दिया, कोशिश नहीं की, तो 55 ग्राम हुआ, फिर 69 था, है ना, 2016 में। लेकिन आज देखिए गिरकर 31 हो गया। अगर मैं इसको आज की कीमत से कर दूं तो मात्र उसको 20 ग्राम बेचारा गोल्ड लेकर जाएगा। फिर भी हमने कहा कि भैया कितने पैसे दे दिए, कितने पैसे दे दिए, है ना। पूरे मीडिया में हर चीज को चलाया जाता है कि कितना पैसा उन्होंने दिया और कितना खर्च किया, यही चीजें दोबारा से यहाँ दिखाई गई है। तो ये सारा का सारा, जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी कोशिश की थी कि इन चीज़ों को, हालांकि बहुत टाइम लगा दिया मैंने इस वीडियो को बनाने में, और इस कारण से मैंने और दूसरे भी और वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं इन चीज़ों को दिखाऊं कि कॉरपोरेट के साथ सरकारें मिलकर, क्योंकि आप तो टैक्स नहीं देते, आप उनको फंड नहीं देते, आप उनको चुनावी चंदा नहीं देते, जो कि उनको चुनावी जो बॉन्ड मिलता है कॉरपोरेट देता है। तो कॉरपोरेट क्या करता है कि सरकार अपने मर्जी से बनाता है और फिर उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन वो जब इस्तेमाल इतना हो जाए कि सरकार इतनी बढ़िया बढ़िया वाली मिल जाए कि जो ये भी ना सोचे कि देश का क्या होगा, लोगों का क्या होगा, तो इस तरीके की लूट हो ही जाती है। तो हमें इस सब के लिए जागरूक होना चाहिए। जैसा मेरा चैनल का टाइटल ही अवेयर इंडिया, एजुकेट इंडिया, तो मुझे लग रहा था काफ़ी टाइम से कि इस ऑर्गेनाइज्ड लूट को, हालांकि ऑर्गेनाइज्ड लूट पूरे वर्ल्ड में चलता है और पूरे वर्ल्ड के लिए इसलिए टॉपिक पढ़ाया भी जाता है, बड़े डिटेल में बताया जाता है कि सरकार को अगर भरोसा नहीं खोना जनता का तो उसको ऑर्गेनाइज्ड लूट नहीं करनी चाहिए, है ना। ये एक तरीके से बिना बताए डाका डालने के बराबर है कि अगर सपोज करो कोई इतना सीधा व्यक्ति है जो केवल और केवल जो भी बचा खुचा पैसा बैंक में ही डालता है, तो उसके बैंक के पैसे की कीमत ही कम हो गई, तो पैसा डालकर उसको लूट लिया आपने। तो ये समझने की बात है, और लूट भी लिया और उसको पता भी नहीं चल पा रहा है, ठीक है ना। अगर वो मान के एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर वो आज से 15 साल पहले 1 साल की सैलरी में एक 50 गज का प्लॉट खरीद लेता था, आज वो 5 साल की सैलरी में भी 50 गज का प्लॉट नहीं खरीद पा रहा है, यानी कि वो गिर रहा है लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है।
तो इसीलिए इस चीज़ को समझना और जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि ये इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और ये जितने भी यूनियन वगैरह के लोग भी बने रहते हैं उनको ये चाहिए कि ऐसे मुद्दों पे रिसर्च करें और सरकार के सामने अपना पक्ष रखे। अदरवाइज नहीं तो इस तरीके की ऑर्गेनाइज लूट होती रहेगी और टीवी पे दिखाता रहेगा कितने लाख करोड़ का बर्डन आएगा। अरे बर्डन नहीं आएगा, अगर इस पे मैंने कहा था, रास्ता भी बताऊंगा। ये जो कॉर्पस होता है, अगर सरकार उस पैसे को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, जैसे कि अगर बजाय पैसे की वैल्यू ना गिराकर वो कहीं और इन्वेस्ट करती है या गोल्ड में ही रखती है या वर्ल्ड के हिसाब से जो स्टोरेज बढ़ाती है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सरकार ने बजाय कि अगर मान लेते हैं कि एक एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर एक व्यक्ति की 1 लाख की सैलरी है, आपने उससे 10,000 रुपये सोशल सिक्योरिटी के नाम पे काट ही दिया और 10,000 रुपये में आप देखते हैं कि 1-1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलता है, तो बजाय आप वहां पे उससे सेक्टर से, इंश्योरेंस सेक्टर से ही आप टाई अप करके भी कर देते, तब भी आप उसको सोशल सिक्योरिटी दे पाते। लेकिन आप क्या करते हैं, उस पैसे को तो यूज कर देते हैं चुनाव में 10-10 हजार बांटने में या कहीं और पे, और वो 10,000 कुछ है ही नहीं। यहाँ आपने देख लिया 16-16 लाख करोड़ रुपए कैसे बांटे जाते हैं। अभी जो है अदानी की कंपनी जो है उसको 33,000 करोड़ रुपए का लोन LIC से दिला दिया जाता है। जो LIC आज 6 साल पहले जिन्होंने शेयर खरीदा था वो आज तक बढ़ नहीं पाए, आज तक वो रिटेलर ही तो है जो फंसे हुए हैं। तो किसका नुकसान हो रहा है? आम आदमी का हो रहा है। तो इसलिए उनको अवेयर होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये जो भी संस्थाएं हैं सरकारी, वो किस तरीके से लूट मचाती हैं, इस पे अंकुश लगाने की भी जरूरत है। उम्मीद है, मैंने बड़ी मेहनत की है इस वीडियो में, हालांकि कई कमियां हो सकती है, आप उसको भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा मकसद ऐसा नहीं था कि मैं किसी एक सरकार की आलोचना करूं, लेकिन हो ही जाती हैं चीज़ें। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि जो चीज़ें एकाएक आपको मैंने दिखाया डाटा के अकॉर्डिंग कि कितना ज़्यादा डाउनफॉल है, और फिर भी हम एक नॉमिनल पैसे के अकॉर्डिंग इकोनॉमी को आंकने लग रहे हैं, दिखाने लग रहे हैं, तो वो एक तरीके का झूठ परोसा जा रहा है, लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अवेयर करना मेरा काम है। मेरा ये जो मकसद ही यही है इस चैनल का कि मैं अपने आप जहां तक हो पाए अवेयर करूं, एजुकेट करूं, है ना। तो इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस मुहिम में मेरा साथ देंगे। अवेयर इंडिया, एजुकेट इंडिया चैनल की तरफ से अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। और किसी भी डेटा में कहीं पे भी आपको कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इसकी आपसे उम्मीद है। थैंक यू।